Yes, good evening to all of you friends. We start a class at 10 a.m. Few more seconds to go. Alright friends, so it is 10 a.m. We'll start this class. My first question is, can you see me? Can you hear me? क्या मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं? 2 पर्सन वोट करें. प्रणय, जतिन, आयुष, दिव्या, तबीश, रेखा, विशाल, नंदन, तेजस, वी मूव फॉरवर्ड. 1% लोग बोल रहे नहीं देख सकते तो अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल या कंट्रोल पर प्रेस करो. क्रोम ब्राउज़र यूज करो, डिसेबल करो, इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करो. होपफुली इट शुड वर्क. मोबाइल ऐप से देख रहे हैं, मेक श्योर इंटरनेट की स्पीड अच्छी हो एंड देन इट शुड वर्क. क्लास में जो डाउट है नोट पेन से लिख दो. फिर वेडनेसडे को मतलब एक ये गूगल फॉर्म डालेंगे चैट बॉक्स के टॉप सेक्शन में, और फिर कुछ के सवाल मैं सैटरडे तक निपटा दूंगा, बाकी के जो होंगे उसको वेडनेसडे तक निपटा दूंगा. सो डू नॉट वरी. देखिए, इकोनॉमी में मनी बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, बजट, टैक्सेशन और इंटरनेशनल ट्रेड ये खत्म हो गया. मतलब आज इंटरनेशनल ट्रेड के जो बाकी 30-40 पन्ने वो आज हम निपटा देंगे. उसके बाद हम यहाँ पर एक पॉज लेंगे. ये जो प्रीलिम वाला कोर्स चल रहा है, जो दिसंबर में मैं वापस रिज्यूम करूंगा. तो अभी जो भी नवंबर 10 है और फिर 30 से 1 दिसंबर, तो मतलब तुम कहाँ जा रहे हो? मैं इधर ही हूँ भाई. दिवाली के बाद 16 नवंबर से विल स्टार्ट द मेंस. वैसी बात है. देखिए, पिलर 1 2 3 हमने कंप्लीट कर दिया. 5 सितंबर टीचर्स डे से आज 10 नवंबर तक में. अब हम मिलेंगे नवंबर 16 को, और 16 से 26 तक हम मेंस के पिलर 1 2 3 कंप्लीट करेंगे. जिसका प्रीलिम का पढ़ लिया उसका मेंस का पढ़ेंगे 3 पिलर. फिर हम वापस जंप बैक करके प्रीलिम वाले कोर्स में आएंगे. 1 दिसंबर से लेकर जनवरी प्रीलिम का पिलर 4 5 6 कंप्लीट करेंगे, और उसी के पैरेलल उसके मेंस की भी चीजें करते रहेंगे. तो ये सब चीज निपट जाए, दैट इज द आइडिया. फिर उसके बारे में मैं और आपको बताऊंगा. ये जो हमने कल तक पढ़ा था, मतलब कल सुबह तक पढ़ा था, वर्ल्ड बैंक आईएमएफ डब्ल्यूटीओ वगैरह, इसमें से काफी सारे पीवाईक्यू भी आए हैं, जो अभी हम लोग 5 मिनट के ब्रेक लेते हैं उसको खत्म देखेंगे. लेकिन पहले आप पढ़ाई कर लेते हैं. तो देखिए, डब्ल्यूटीओ तक निपटा दिया था. अभी ट्रेड एग्रीमेंट्स बहुत सारे छोटे मोटे चलते हैं, उसे समझना है. ट्रेड एग्रीमेंट्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं 2 तरीके से. मेथड ए कि उसमें कितने लोग हिस्सा ले रहे हैं, हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स आर प्रेजेंट. उस हिसाब से अगर 2 देशों के बीच हो, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया यूएई, तो बायलैटरल एग्रीमेंट है, द्विपक्षीय समझौता. मान लीजिए आसियान के 10 ग्रुप और इंडिया के साथ कुछ कर रहे हो तो रीजनल, क्षेत्रीय. या फिर कि पूरी दुनिया के बहुत सारे लोग हो, बहुत सारे देश हो तो मल्टीलेटरल, बहुपक्षीय, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. सो दिस इज वन वे ऑफ क्लासिफाइंग द ट्रेड एग्रीमेंट्स. ट्रेड एग्रीमेंट्स का तरीका हो सकता है कि उससे कितना इंटीग्रेशन हो रहा है, कितना एकीकरण हो रहा है, कि 2-4 चीजों पे टैक्स माफ हो रहे हैं या सब चीजों पे टैक्स माफ हो रहे हैं, या उसके भी बियॉन्ड की वर्कर को वीजा भी जल्दी जल्दी पास करेंगे, मेडिसिन की अप्रूवल भी जल्दी जल्दी पास करेंगे. अगर इतना डीपर लेवल ऑफ इंटीग्रेशन है तो उसे कुछ और कहेंगे. सो अकॉर्डिंगली वी कैन क्लासिफाई द ट्रेड एग्रीमेंट्स, पार्शियल स्कोप, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक यूनियन. ये क्या है एक एक करके समझते हैं. ये सभी आपके हैंडआउट में दिया है, तो सुकून से उसको देखना. सबसे पहले एकदम बेसिक लेवल का जो एग्रीमेंट होता है, पीएसए, पार्शियल स्कोप अग्रीमेंट, आंशिक व्यापार व्यापकता समझौता. वैसा है जैसे सेंट्रल अमेरिका में 2 देश है, बेलीज और ग्वाटेमाला. इन्होंने क्या तय किया कि एक दूसरे के देश से सपोज कॉफी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो उस पे 0% कस्टम्स ड्यूटी, पर कॉफी के अलावा अदर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज उस पे नॉर्मल टैक्स लगाएं, जो भी 5 12 18 जो भी चलता हो. तो यानी कि बहुत ही स्मॉल लिस्ट ऑफ गुड्स पे टैक्स को कम किया जाए, तो उसे हम कहते हैं पार्शियल स्कोप एग्रीमेंट. उससे थोड़ा डीपर लेवल ऑफ इंटीग्रेशन हो तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट. वैसी बात है कि सपोज इंडिया ऑस्ट्रेलिया, तो दोनों आपस में कम टैक्स लगाएंगे, पर इंडिया चाइना तो उस पे ज्यादा टैक्स लगेगा क्योंकि वो उस एग्रीमेंट का मेंबर नहीं है. एफटीए में भी हो सकता है 600 चीजों का भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है कि 600 गुड्स विल नॉट डिमांड एनी टैक्स, और हो सकता है 25 चीजों का भी हो. कुछ बार ऐसा हो कि लेट अस स्टार्ट विद 25 थिंग्स जिस पे टैक्स कम लगेगा, फिर अपनी दोस्ती और गहरी होगी तो इन द लॉन्ग रन 600 चीजों पे भी टैक्स छोड़ देंगे. तो जो शुरुआत में ऐसा होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फॉर वेरी स्मॉल लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, उसे हम कहते हैं अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट, और फिर उसमें और प्रोडक्ट ऐड करते जाओ तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में भी और डिवाइड होता है कि सपोज 2 लोगों के बीच हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है. जैसे रीजनल नॉर्थ अमेरिका के 3 देश है, कनाडा, यूएसए, मेक्सिको, तो नाफ्टा, या अपने साथ ग्रुप के जितने साउथ एशिया के देश हैं तो साफ्टा. ग्लोबल लेवल पे भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकते हैं, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जीडब्ल्यूटी वगैरह. अब ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसमें बात क्या होती है कि 0% कस्टम्स ड्यूटी ऑन ईच अदर्स प्रोडक्ट्स. लेकिन अगर उसमें और फिर डीपर लेवल ऑफ इंटीग्रेशन किया जाए कि अच्छा टैक्स तो कम करेंगे, आपके देश से एफडीआई आएगा तो उसको 100% ऑटोमेटिक अप्रूवल होगा, आपके वर्कर्स या स्टूडेंट्स को वीजा चाहिए जल्दी जल्दी पास कर देंगे. ई कॉमर्स में हम ये वाला टैक्स लगाएंगे नहीं लगाएंगे, जैसे वो इक्विलाइजेशन ले भाई गूगल टैक्स याद करो, रूल्स ऑफ ओरिजिन वो क्या है भी आगे समझेंगे. तो अगर ये सब चीजों को भी उसमें शामिल किया जाता है तो हम कहेंगे एफटीआई है, उसे हम कहेंगे सेपा या सेसा. वो ऐसी बात है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट. तो ये सब वर्ड जब यूज होते हैं वो क्या बोल रहे हैं, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही है, पर उसमें 2-4 और भी चीजें, एफडीआई वगैरह वगैरह. इनका इंटरनल डिफरेंस क्या वो काम कर रहे हैं, पर फिर भी अगर जानना हो तो मैं बता दूं कि इसमें ये जो सेपा है, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसको देखो मैंने वो एकदम लव वाला इमोजी डाला है. और सीईसीए, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, उसमें मैंने सिर्फ हैप्पी वाला स्माइली डाला. मतलब ये क्या है, ये इससे भी ज्यादा डीपर लेवल ऑफ इंटीग्रेशन है. बट इन एग्जाम आई डोंट थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट. तो तुम बता क्यों रहे हो, क्योंकि आप जानते हैं कुछ ये करंट अफेयर्स पीडीएफ वाले और मॉक टेस्ट वाले वो इसी में लग जाते हैं. देयर आर 500 थिंग्स टू बी आस्क्ड, पर नहीं, इनको बस ये भाग गया तो आप पाएंगे इधर उधर बस वही दिस इज डीपर दैट इज डीपर. इसलिए मैंने आपको बताया पर्सनली आई डोंट थिंक इट इज ग्रेटली इंपॉर्टेंट फ्रॉम रियल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ये सब चीजें टुकड़े वर्ड से. अब कहीं ऐसा क्यों, अब समझो कि हमने मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया को रिझाने के लिए ये वर्ड यूज किया हो, फिर आप जब यूएई के पास जाएंगे तो वो कहेगा कि नहीं तो तुम हमें एफटीए कह रहे हो, मतलब यू आर नॉट अवर मतलब ग्रेट फ्रेंड, तो फिर हमें नहीं तुम भी हमारे ग्रेट फ्रेंड हो, तो तुम्हारे लिए भी ये वर्ड यूज करेंगे. तो पहले आप हमारे सबसे चीजें हैं, ये सबको खुश रखने के लिए अलग अलग चीजें इस्तेमाल होती है. उसमें भी और नेक्स्ट लेवल की चीजें होती है, सीसीपीए, ईसीटीए, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट. अब इतना सब डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, सफिशिएंट टू नो उसमें ऐसे एडवांस चीजें होती है. मित्रों, सभी एंड्रॉइड फोन एक तरह के नहीं होते, कुछ में एडवांस फीचर होते हैं, कुछ में कम है. उसी तरह सभी एफटीए एक तरह के नहीं होते, कुछ में ये फीचर होता है, कुछ में वो फीचर होता है. फॉर एग्जांपल आसियान ग्रुप जिसके अंदर करीब 10 देश हैं, ये सब म्यांमार, लाओस, वियतनाम वगैरह, इंडिया ने इनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया. उसमें ये किया कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन गुड्स, वस्तुओं में 10 देशों के साथ कॉमन कर दिया. लेकिन फिर सर्विसेज की बात आई, जैसे ई कॉमर्स, सब ये डिजिटल एंटरटेनमेंट, सॉफ्टवेयर, कॉल सेंटर, आईटी, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ, तब हमने ये किया कि नहीं हम अलग अलग से आपसे डील करेंगे. कि 8 देशों के साथ एक एग्रीमेंट किया, इंडोनेशिया के साथ दूसरा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फिलीपींस के साथ तीसरा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. ऐसा क्यों, क्योंकि हमें डर लगता है कि ये जो इंडोनेशिया और फिलीपींस के अंदर इंग्लिश बोलने वाली और वो भी अमेरिकन एक्सेंट में इंग्लिश बोल के कॉल सेंटर में काम करने वाली जनता बहुत है, जिससे हमारे को कंपटीशन बढ़ जाता है. तो फिर जब हम सर्विसेज की बात करेंगे तो हम उस चीज को एग्जाम रखेंगे कि कॉल सेंटर वाले अगर बिजनेस होंगे तो उस पर ये टैक्स लगेगा नहीं लगेगा एक्सेट्रा. तो बेसिक थिंग इज ऑल एफटीएज आर नॉट सेम, वो अलग अलग हो सकते हैं.
अब जैसे इंडिया मॉरिशस के साथ भी हमने ऐसा एफटीए साइन किया और उसको खुश रखने के लिए उसको बड़ा लंबा चौड़ा हमने एडजेक्टिव दिया, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। उसमें ऐसा है कि इंडिया से मॉरिशस जाने वाली 300 चीजों पे टैक्स नहीं और मॉरिशस से इंडिया आने वाली 600 चीजों पे टैक्स नहीं। आपका ये तो इम्बैलेंस है, उनको ज्यादा हमने दे दिया भाई, वो तो इतना छोटा देश है। और दूसरा कि आप जानते हैं मॉरिशस को चाइना भी बहुत ले जाने की कोशिश करता है क्योंकि वो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है अफ्रीका और जो भी उनको मिलिट्री और एक टाइप का टाइप का सब करना होगा। तो एज अ रिजल्ट वी हैव टू अपीज देम मोर, उनका ज्यादा तुष्टिकरण करना पड़े मॉरिशस वालों का, इसलिए उनको छूट है, तुम्हारे 600 प्रोडक्ट आएंगे उसमें हम कोई टैक्स नहीं मांगे, पर हमारे 300 आने तो तुम भी टैक्स मत मांगो। फिर अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। उसमें उन्होंने तीन वर्टिकल्स बनाए। ऑस्ट्रेलिया से आने वाली कुछ ऐसी प्रोडक्ट जिस पे इंडिया कम टैक्स मांगेगा, जैसे इंजीनियरिंग गुड्स, ज्वेलरी, लेदर, टेक्सटाइल। और सामने इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जाने वाली कुछ चीजों पे वो लोग कम टैक्स मांगेंगे। नहीं माफ करिए, उल्टा मैं बोल गया। ऑस्ट्रेलिया इंडिया से आने वाली चीजों पे, मतलब लेट मी राइट इट लाइक दिस, भारतीय कुछ भारतीय इंडियन चीजें जिस पे ऑस्ट्रेलिया वाले कम टैक्स मांगेंगे, जैसे इंजीनियरिंग गुड्स, ज्वेलरी, लेदर, टेक्सटाइल, अपैरल, फुटवेयर। सामने ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आने वाली चीजों पे इंडिया टू रिड्यूस टैक्सेस, जैसे शिप, मीट, कोल, वूल, एलएनजी, एल्यूमिनियम वगैरह, इंडिया विल डिमांड लो टैक्स ऑन दिस। साथ ही साथ तीसरी बात, इंडिया ने कहा कुछ तो ऐसी चीजें हैं कि जहां पर हमें अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है, तो हम आपकी चीजों पे नॉर्मल लेवल के टैक्स लगाएंगे, जैसे ऑस्ट्रेलियन डेयरी प्रोडक्ट, क्योंकि हमें अमूल और बाकी सब फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना है, व्हीट, राइस, शुगर वगैरह वगैरह। तो ये ऐसी चीजें जिस पर ऑस्ट्रेलिया से कराएगा तो नॉर्मल लेवल के टैक्स मांगेंगे, वहां पर ऐसा नहीं कि तुम्हें कम टैक्स लेंगे। ये जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, तो क्योंकि ज्यादा वर्ड्स उसमें या एडजेक्टिव ज्यादा यूज है, इसका मतलब क्या है, उसमें वीजा और दूसरे अप्रूवल के अंदर कुछ और नई नई बातें लिखी होगी। फॉर एग्जांपल कि इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले इंडियन ग्रेजुएट्स या स्टूडेंट के वीजा जल्दी पास कर देंगे, खासकर साइंस टेक वगैरह के जो वर्क वीजा देने वो जल्दी पास कर देंगे ऑस्ट्रेलिया वाले। मान लीजिए इंडिया ने कोई वैक्सीन बनाई, मान लीजिए कोवैक्सीन या कोविशील्ड, और अगर कनाडा या यूरोपियन यूनियन ने उसको अप्रूव कर दिया कि ये सेफ है, तो फिर जब हम उसे ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया वाले ज्यादा उसमें फिर पंचायत करने नहीं बैठेंगे, नहीं ये रिपोर्ट दिखाओ, दे विल अप्रूव इट फास्ट। यदि भारत की कोई दवा को कनाडा या यूरोपियन संघ ने अनुमति दे दी तो ऑस्ट्रेलिया उसको जल्दी अनुमति देगी। फास्टर अप्रूवल टू इंडियन मेडिसिन इन ऑस्ट्रेलिया इफ सच मेडिसिन ऑलरेडी अप्रूव्ड इन कनाडा, यूरोपियन यूनियन। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट फॉर स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ आईटी कंपनीज। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट आप जानते हैं उसमें क्या होगा, इंडिया की आईटी कंपनी मान लीजिए विप्रो ऑस्ट्रेलिया में पैसा कमाए तो ऑस्ट्रेलिया वाले उस पर कोई टैक्स नहीं मांगेंगे, इंडियन गवर्नमेंट टैक्स मांगेगी। इंडिया कितना मांगेगी, मे बी कितना लगता है 25% कॉर्पोरेशन टैक्स ऑन द प्रॉफिट ऑफ द इंडियन कंपनी। और उल्टा भी सही, ऑस्ट्रेलिया वाली कंपनी आईटी कंपनी इंडिया में प्रॉफिट कमाए तो इंडियन गवर्नमेंट उस पर इनकम टैक्स या कॉर्पोरेशन टैक्स नहीं मांगेगी, पर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की मांगेगी। वो हमने ब्लैक मनी में देखा। तो ये सब चीजें हैं इस ऑस्ट्रेलिया के साथ जो एग्रीमेंट हुआ उसमें, एक्टा एग्रीमेंट, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। अब ऐसा ही कुछ हमने यूएई के साथ किया, सेपा एग्रीमेंट, ऑस्ट्रेलिया का तो मैंने आपको बताया। तो अब आपको पता है वो क्या उसमें बातें होंगी, तो 20 मिनट पढ़ के खत्म करो, 40 मिनट वीडियो ने कितना उसका वो हैंडआउट में सब दिया है। तो हमने देखा पार्शियल स्कोप एग्रीमेंट की, जहां पर एकदम स्मॉल लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, मान लीजिए कॉफी, उस पे ही टैक्स माफ किया जाए। फिर हमने देखा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसमें ज्यादा चीजों पे टैक्स माफ किया जाए, और फिर उसमें भी अलग अलग लेवल्स होते हैं, वीजा, मेडिसिन अप्रूवल वगैरह के हिसाब से। अब उसके ऊपर थोड़े और डीपर लेवल ऑफ इंटीग्रेशन हो, तो कस्टम यूनियन और कॉमन मार्केट, कस्टम्स यूनियन एंड कॉमन मार्केट। देखिए कस्टम यूनियन में क्या होगा कि जैसे कैरेबियन कम्युनिटी, सपोज हम 3 देशों की बात करें, इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया। अब आपने देखा कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की तो दोस्ती हो गई, तो हमने बोला तुम्हारी चीज पे जीरो टैक्स, तुम्हारी चीज पे जीरो टैक्स। पर अगर इंडिया में चाइना का माल आता है तो हम कितना टैक्स लेंगे, मे बी 18%। अच्छा चाइना का माल ऑस्ट्रेलिया में जाता है, वो कितना टैक्स लेंगे, मे बी 12%। मतलब आप समझो चाइना को वो दोनों कैसे डील करेंगे, उसमें उनकी अलग अलग बात हो सकती है। तो ये सब हो गए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये जो कस्टम यूनियन या कॉमन मार्केट होते हैं उसमें क्या होगा कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया कहेंगे हम एक हैं, एकदम पक्के दोस्त हैं, और जो तुम बोलोगे वही मैं करूंगा। तो फिर उस केस में चाइना अगर इसको इंडिया को भेजे, ऑस्ट्रेलिया को, दोनों कहेंगे नहीं तुम पे तो 80% टैक्स और इंटरनली हमारा 0% टैक्स। तो मतलब ये जो उनकी गैंग है या गुटबाजी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, तो वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से थोड़ा और डीप होकर बन जाता है कस्टम्स यूनियन, कि जहां पर उसके जो मेंबर्स हैं दे अप्लाई कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ फॉर द नॉन मेंबर्स। जैसे कैरिकॉम कम्युनिटी ऐसा करता है, तो कैरिकॉम के अपने मेंबर है उस पे बहुत कम टैक्स, और बाहर का कोई भी हो फिर इंडिया चाइना, तो उन सब पे सभी देश एक समान मांगे। फॉर एग्जांपल अगर ऐसा तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोनों एक हो जाए और कहे कि चाइना से जो आएगा या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहीं से भी आएगा उस पे हम एक समान टैक्स लेते हैं। फिर उससे थोड़ा और डीपर लेवल का हो तो कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट में ऐसा होता है कि इवन मोर डीपर लेवल ऑफ इंटीग्रेशन, कि टैक्स तो ठीक है कम कर दिए, पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, 3 कारक है, उससे एंटरप्रेन्योर अपना प्रोडक्शन करता है। अब क्या लैंड को तो उखाड़ के ले नहीं जा सकते दूसरे देश में, पर बाकी जो कैपिटल और लिंक करते हैं। इन अदर वर्ड्स कैपिटल का मतलब क्या हुआ, करेंसी कन्वर्टिबिलिटी, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, एफडीआई नॉर्म्स, वो सब बहुत ईजी कर देते हैं। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग नॉर्म्स, सपोज ऐसा कोई नियम बना जाए कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अगर कोई कंपनी लाती है लोन, तो हम जानते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग की लिमिट है $1.50 बिलियन। और अगर हम ये बता दें कि अच्छा ऑस्ट्रेलिया से लोन लेके आओगे तो उसकी इनफाइनाइट लिमिट है, जितना पैसा लेके आना देना लेके, तो ऐसा सब हो सकता है। लेबर में हमने समझते हैं आपकी वीजा जल्दी जल्दी पास करेंगे अपने फ्रेंडली कंट्री। अब ऐसा साउथ अमेरिका में मर्कोसुर ग्रुप है, वो इस लेवल पे काम करता है। तो दैट इज कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट से भी थोड़ा और डीपर लेवल ऑफ इंटीग्रेशन होता है इकोनॉमिक यूनियन, जैसे कि यूरोपियन यूनियन। तो वहां पर क्या होगा, कॉमन करेंसी है यूरो, कॉमन टैरिफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आप जर्मनी को करो, फ्रांस को करो, सब एक जात के टैक्स लगाएं इंडिया पे। गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, एफडीआई, एफपीआई, लेबर, इन सबका इजी, फ्रांस से जर्मनी, जर्मनी से दूसरे जो स्विट्जरलैंड, जो भी उनके देश हो, इजीली वो जा सके। फीजल पॉलिसी एंड डिप्लोमेटिक पॉलिसी कॉमन। इजराइल पे या पैलेस्टाइन पे जो फ्रांस की रुख हो, जर्मनी की रुख हो सकती है अलग हो थोड़ी थोड़ी, पर यूरोपियन यूनियन के रूप में उनकी एक ही कि हम इसको ये कहेंगे या वो कहेंगे। कॉमन उनकी पार्लियामेंट हो, मतलब सबने अगर कॉमन करेंसी मान ली यूरो, तो फिर सीआरआर क्या होना चाहिए, रेपो क्या होना चाहिए, वो यूरोपियन सेंट्रल बैंक तय करेगा। उसमें फिर ऐसा आपको जर्मनी या फ्रांस की अपनी कुछ मैकेनिज्म हो सकती है, बट दे विल अबाइड बाय द टॉप सेंट्रल बैंक। अब ये असल जिंदगी में कैसे काम करता है वो अपने मेंस के आईआर के टॉपिक के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि अगर आप मेंस का सिलेबस सुकून से पढ़ो, मेंस पेपर तो वो क्या बोलता है, इश्यूज अफेक्टिंग इंडियन इंटरेस्ट। फ्रांस और जर्मनी के आपस में झगड़े चलते हैं, जर्मनी शायद ये सोचता है कि हम लोग यूरोपियन यूनियन के बजट में ज्यादा पैसा देते हैं, फ्रांस और ये सब तो ऐसे ही आ गए जेब में हाथ डाल के। बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम, जब तक कि उसमें कि नहीं अब इसके चलते उन्होंने इंडिया को क्या डील किया या इंडिया के साथ ये लोग क्या सही गलत कर। सो अंटिल इट इज एन इशू अफेक्टिंग इंडिया वी शुड नॉट स्पेंड लॉट ऑफ टाइम। बाकी ये लोग कैसे काम करते हैं वो पॉलिटिकल साइंस आपका ऑप्शनल हो तो समझ लेना। तो हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अलग अलग लेवल देखे, पार्शियल स्कोप, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट, लास्ट इकोनॉमिक यूनियन जो डीपेस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन है कि करेंसी भी कॉमन कर देते हैं। तो ये तो ट्रेड एग्रीमेंट देखे। अब हम अलग अलग ऐसे ग्रुपिंग से ट्रेड एग्रीमेंट को समझते हैं जो अमेरिका, एशिया, साउथ एशिया सब लोग कर रहे हैं। सबसे पहले यूएसए की बात करें। यूएसए में जब ओबामा प्रेसिडेंट थे तो उसने सोचा कि देखो पैसिफिक से सटे हुए द कंट्रीज दैट आर बॉर्डरिंग पैसिफिक ओशन, मतलब ये वाला पट्टा और इस तरफ ये वाला पट्टा, इनका ग्रुप बनाते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, और उसको हम कहेंगे ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, जिसमें ये अमेरिका, जापान, मलेशिया, वियतनाम वगैरह अलग अलग देश आ सकते हैं। और इन पे एनवायरमेंट, लेबर, इन्वेस्टमेंट के रूल बहुत आसान करेंगे। आपके लेबर का समझ में आता है कि वीजा का सब इजी करेंगे, इन्वेस्टमेंट भी समझ आता है। अब ये कहिए एनवायरमेंट का क्या है,
हम लोग आगे इंफ्रास्ट्रक्चर में देखेंगे कि आजकल ये लोग क्या बोलते हैं कि सपोज आपने जो भी प्रोडक्शन किया उसमें कितना आपने CO2 एमिट किया था, ज्यादा किया था तो उस पे मतलब ज्यादा टैक्स लगाएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन वो कैसा, इंडिया चाइना को ज्यादा टैक्स लगाएंगे, बट अगर उनका मेक्सिको से पॉल्यूशन कर करके दवा दवा के पॉल्यूशन किया और फिर अमेरिका में तो भी नहीं, जीरो टैक्स, तुम तो हमारे अपने हो। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, अभी ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जो ओबामा सोच रहे थे, लेकिन फिर 2016 तक नया प्रेसिडेंट आता है डोनाल्ड ट्रम्प। ट्रम्प को ये लगा कि ये अमेरिका के हक में नहीं है, क्योंकि ये तो हमारी जो कंपनी है एप्पल, नाइकी, जो भी, वो सब मेक्सिको और पेरू में फैक्ट्री लगा देगी क्योंकि वहां पर मजदूर है, और फिर वो अमेरिका में माल एक्सपोर्ट करेंगे और हम 0% टैक्स मांगेंगे, तो इससे अपना कोई भला नहीं है, क्योंकि अमेरिकन व्हाइट वोटर्स जो मेरी कोर वोट बैंक है वो मुझे वोट नहीं देगी, उनकी जॉब चली जाएगी। सो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप विल टेक अवे जॉब्स फ्रॉम यूएसए, तो ये मेरे को मंजूर नहीं है। तो अमेरिका ने कहा हम तो ये साइन नहीं करेंगे, तो टोटल 12 नेशन ने साइन करना था, माइनस यूएसए ने कहा नहीं साइन करूंगा, तो बाकी बचे 11, उन्होंने कहा हम साइन करेंगे। तो जो भी कनाडा, जापान, मेक्सिको जो भी थे उन्होंने किया, उसकी कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप यानी CPTPP या TPP-11 जो 2018 से आता है। जब ट्रम्प प्रेसिडेंट था तो उसको ये सब बाकी ट्रांस पैसिफिक लोगों के साथ बहुत दोस्ती करने में मजा नहीं आ रहा था, लेकिन उसे यूरोपियन यूनियन के साथ ऐसा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की बहुत उत्साह थी, क्योंकि उसको लगता है हमारा माल उधर एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं, जिससे एक तो इनकम होगी और जॉब्स क्रिएट होंगे। तो उस चीज को वो बोलने लगा ट्रांस अटलांटिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप, TPIP या TATIP, क्योंकि आप समझो अमेरिका और यूरोप के बीच क्या आता है, अटलांटिक समुद्र, तो ट्रांस अटलांटिक। तो अमेरिका को तो बहुत खुजली मची है कि यूरोप के साथ ही करते हैं, पर यूरोप के जो अपने सिविल सोसाइटी है, प्रेशर ग्रुप्स हैं, उनको इससे ऐतराज है। उनके 3 कारण है। पहला, हम लोग आगे पिलर 4 में देखेंगे कि अमेरिका में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, फूड्स ये सब अलाउड है। जीएम क्रॉप क्या होते हैं, जैसे बीटी कॉटन, वो हम पिलर 4 एग्रीकल्चर में समझेंगे, पर यूरोप वाले उसको हेल्थ के लिए अच्छा नहीं मानते। लेकिन अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह कर लिया तो अमेरिका से भी ऐसे दे दनादन सब प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, तो हमारे लिए ठीक नहीं होगा, ऐसा यूरोप की हेल्थ लॉबी अपोज करती है। उसी तरह कोई भी क्रॉप के अंदर कितने जंतुनाशक दवा, पेस्टिसाइड या जो भी वो गाय भैंस को अलग अलग ग्रोथ हार्मोन देते हैं ताकि उसमें से ज्यादा मीट और मिल्क निकाल सके, तो ये सब की क्या लिमिट होनी चाहिए। अमेरिका में सब एकदम लिबरल है, यूरोप में टाइट है, तो इसलिए उनको तकलीफ है। यूरोपियन यूनियन वाले नहीं चाहते ऐसा प्रोडक्ट हमारे देश में आए। दूसरी, यूरोपियन यूनियन की जो एनवायरमेंट लॉबी है, यूरोप में तो प्राइवेट कंपनी पे एनवायरमेंट पे काफी सब स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, इतना पॉल्यूशन नहीं कर सकते, इतना टैक्स लगे। अमेरिका में सब इजी है, तो अगेन दे डोंट वांट कि तो अमेरिका ने पॉल्यूशन करके जो प्रोडक्ट बनाए हो और वो हमारे यूरोपियन यूनियन में आ जाए। तीसरा, प्राइवेटाइजेशन। अमेरिका के अंदर हम लोग पिलर 4 में समझेंगे कि वहां सब कैपिटलिज्म चलता है, मतलब प्राइवेट सेक्टर कंपनी होनी चाहिए, ओएनजीसी टाइप की सरकारी कंपनियां नहीं होनी चाहिए, जबकि यूरोपियन यूनियन में बहुत सारी सरकारी कंपनी है। तो फिर अगर ये ज्यादा इनके लोगों को तकलीफ है, यूरोपियन यूनियन के लोगों को डर है कि ये तो फिर यूरोपियन यूनियन की जो अपनी एक पहचान है सरकारी कंपनी, वो सब नष्ट हो जाएगी, और ये सब कि तुम भी प्राइवेटाइज कर दो और हम लोग प्राइवेटाइज कर देंगे, हमारी जॉब चले जाएंगे। तो बेसिकली डिसइन्वेस्टमेंट के जो आर्गुमेंट चलते हैं, ऐसे कुछ इधर चालू हो जाए। अब ये तो ट्रम्प के जमाने में चला था, पर अभी तक साइन नहीं हुआ ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप। उसके बाद बिडेन बिडेन ने कहा ठीक है ये सब तो पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें तो काफी सारी लॉबी अपोज कर रही है हेल्थ, पॉल्यूशन और प्राइवेटाइजेशन के डर में। तो बिडेन ने कहा छोड़ो उस बात को, हम एक अलग तरीके से चीजों को देखते हैं। यूरोपियन यूनियन, यूएसए ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, वो ऐसी बात करते हैं कि एक्सपोर्ट कंट्रोल्स, मतलब हमारे पास सपोज नाइट विजन गॉगल्स हैं, या आपके पास कोई एकदम अफलातून का ड्रोन है, तो हम किसे एक्सपोर्ट करेंगे, किसे नहीं करेंगे, इजराइल को करेंगे, पैलेस्टाइन को करेंगे, यूक्रेन को करेंगे, नहीं करेंगे, इसमें हम सहमति बनाते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्क्रीनिंग, मतलब ईरान से एफडीआई है तो उसको परमिट नहीं करना, या ईरान एफडीआई है तो परमिट नहीं करना, ऐसी सब बात है। तीसरा, सिक्योर सप्लाई चेन, हम लोग आगे पिलर 5 में देखेंगे कि ज्यादातर लिथियम सप्लाई को चाइना कंट्रोल कर रहा है। फिर ऐसे और भी जो सिलिकॉन या कोई चीज होती हो, एज रिजल्ट इनकी खुद की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज को तकलीफ हो रही है, खासकर सेमीकंडक्टर को, तो वो सब की मतलब अर्जेंटीना में माइन खरीदनी है, मेक्सिको में कुछ करना है, उसमें कॉमन अपनी अंडरस्टैंडिंग करते हैं। टेक्नोलॉजिकल स्टैंडर्ड एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो आप समझते हैं, ग्लोबल ट्रेड चैलेंजेस वो क्या, ये सब जो चाइना डंपिंग करता है, बाकी लोगों पे ज्यादा टैक्स लगाता है, इन सब पे कॉमन हम पॉलिसी बनाए, ऐसा अपना यूरोपियन यूनियन और यूएसए का ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल बनाते हैं। फिर अमेरिका और इंग्लैंड, उन्होंने तय किया अटलांटिक डिक्लेरेशन। इसका ऑब्जेक्टिव है धंधा रोजगार नहीं है, इंटरनेशनल स्टेबिलिटी अगेंस्ट एक टाइगर जेम्स बॉन्ड टाइप का जो भी चलता है, मतलब रशिया और चाइना का ऑथोरिटेरियन स्टेट्स के खिलाफ लड़ेंगे, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी जैसे एआई के खिलाफ लड़ेंगे, नॉन स्टेट एक्टर जैसे टेररिस्ट के खिलाफ लड़ेंगे, और ट्रांसनेशनल चैलेंज जैसे क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ेंगे। सो दैट इज अटलांटिक डिक्लेरेशन। किसने किया है, अमेरिका और ब्रिटेन ने किया है। किसके लिए किया है, इंटरनेशनल स्टेबिलिटी फॉर दिस थिंग्स, और खुल के बोला है, मतलब कि रशिया और चाइना के खिलाफ है ये चीज। दैट इज अटलांटिक डिक्लेरेशन। फिर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF, ये भी अमेरिका ने लॉन्च करवाया। ये ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, मतलब इसमें ऐसी बात नहीं कि 0% टैक्स ऑन इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इसमें बात ऐसी है कि 4 पिलर्स, ट्रेड रेजिलियंस, ऑफकोर्स उसमें कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात होगी, पर इंडिया ने उसको मना कर दिया, हम ज्वाइन नहीं करेंगे। सप्लाई चेन, मतलब ये लिथियम सिलिकॉन सप्लाई, उसमें इंडिया ने अग्री किया। क्लाइमेट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया ने अग्री किया। एंटी करप्शन ट्रांसपेरेंसी इंडिया ने अग्री किया। तो 4 में से 3 पिलर पे इंडिया ने माना है, एक पे नहीं माना है। ऐसा ये सब इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, जो अमेरिका के दिमाग की उपज है। अब ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क क्यों आया, ये बिडेन के समय में आता है। उसे लगा कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने सबके साथ झगड़े करके बैठा है, उसने ना वो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप साइन की जहां पर 12 कंट्री होने थे, सिर्फ 11 हो गए। अब मुझे मतलब बिडेन को नए दोस्त बनाने होंगे। हम आगे पढ़ेंगे कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट वो आसियान देश और चाइना वगैरह कर रहे हैं, तो हमें भी कुछ करना चाहिए। चाइना वाले बेल्ट रोड इनिशिएटिव के नाम पे अलग अलग इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, हमें कुछ करना चाहिए। एशिया पे भी अपनी पकड़ कम हो रही है, बढ़ानी होगी। ये सब सोचते हुए प्रेसिडेंट बिडेन ने ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बनाया है, जिसके अंदर ये 4 पिलर्स थे, मैंने आपको बताया। अब इस पे जब कॉलमनिस्ट के पास कुछ लिखने को नहीं बचता, तो वो कहते हैं अच्छा इसको याद करके हम रोते हैं अभी। तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, उसमें इंडिया को क्या तकलीफ है या क्या तकलीफ हो सकती है। लेबर स्टैंडर्ड्स, जैसे 16 साल का बच्चा भी काम कर सके, 18 भी कर सके। चाइल्ड लेबर के हमारे रूल्स रेगुलेशन थोड़े अलग है, वो क्या है पिलर 4 में मैन्युफैक्चरिंग में समझे। अब मान लीजिए अमेरिका ये कहने अब से ये होगा 18 से कम वाला कोई भी अगर करेगा तो वी विल बैन सच प्रोडक्ट, तो हमें मजा नहीं आएगा। सोशल सिक्योरिटी पीएफ, ये ऐसे मिनिमम वेजेस क्या होनी चाहिए। एनवायरमेंट स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए, पॉल्यूशन, रिन्यूएबल एनर्जी। अमेरिका की सोलर पैनल इंडिया पे आए तो उस पे 0% टैक्स लगना चाहिए कि नहीं। जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम क्रॉप्स के क्या रूल्स होने चाहिए। तो अमेरिका वाले अपना कुछ चलाएं और उनके हिसाब से हमें चलना पड़े, दैट विल नॉट बी गुड। इस इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में क्योंकि अमेरिका अपने दिमाग से इसको चला रहा है, वो कल उठ के बोले देखो म्यांमार तो इसको ज्वाइन नहीं कर सकता, उधर तो आंग सान सूकी को जेल में फिट कर दिया, उधर तो डेमोक्रेसी नहीं है, और तुम मतलब इंडिया तुम भी म्यांमार से ब्रेकअप कर लो, उनके साथ दोस्ती मत रखो, क्योंकि हमारे साथ तुम आ गए हो एनर्जी। तो वो अपने हक में नहीं होगा, क्योंकि इंडिया को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी, मिनरल सिक्योरिटी के लिए म्यांमार से भी दोस्ती बनानी पड़े, और अपने ये उल्फा टाइप के जो टेररिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं उनसे लड़ने के लिए भी हमें तो म्यांमार की मिलिट्री सपोर्ट चाहिए। फिर एंटी करप्शन ट्रांसपेरेंसी, इस पे अमेरिका की अलग सोचो, हमारी अलग सोचो। रिलीजियस फ्रीडम, अमेरिकन गवर्नमेंट सब रिपोर्ट बनाते रहती है कि ये देखो इंडिया में मुसलमान खतरे में है वगैरह, अब उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। अब फिर ये हम अग्रीमेंट ज्वाइन करें और वो उसमें ये कहे कि देखो
ये जो हम सब बोल रहे हैं एंटी करप्शन एंड ट्रांसपेरेंसी, तुमने उसमें ये चीज को डिक्लेयर करना होगा, ये चीज पर ऐसा बोलना होगा या बनाना होगा, तो ये सब इसमें तकलीफ हो सकती है। अब मैंने आपको ये बता दिया, अभी इस पे 50,000 कॉलम आए तो उसको पढ़ने नहीं बैठना है, क्योंकि वो घूम फिर के उनकी पूरी 5 चीजों पे अटकने वाली है। सो नाउ यू आर अवेयर ऑफ दिस टॉपिक। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, मतलब हाँ इंडिया को फायदा हो सकता है, बट देयर आर सम चैलेंजेस। सो वी लर्न अबाउट वेरियस ट्रेड एग्रीमेंट्स। इसके बाद आगे भी मुद्दे, प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है, आरसीईपी एग्रीमेंट क्या है, ये सब भी समझते हैं, बट विद अ फ्रेश माइंड। सो लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स देन वी मूव फॉरवर्ड। 3 more minutes. Two more minutes. और फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले टेल मी द वोटिंग लाइन, कैन यू हियर मी? टू पर्सन बताएं आप। जतिन, भूमिका, किशोर, प्रशील, कबीर, स्नेहा, रेखा, नंदन, तेजस्वी, मूव फॉरवर्ड। हो सकता है बीच में थोड़ा ये बार ऑडियो इशू आए, टेंपररी अभी वो चला जाएगा। ऑलराइट, सो वी हैव टू लर्न सम एग्रीमेंट्स। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, आरसीईपी, तो फुल फॉर्म याद रखना है। आरसीईपी क्या है? आसियान के 10 देश, ये म्यांमार, लाओस, वियतनाम वगैरह, और उनके साथ कुछ देशों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए, जैसे इंडिया ने इनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था अराउंड 2009 में, चाइना ने अलग से किया था, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने किया था, तो टोटल 6 कंट्री हुई। तो आसियान के 10 और उनके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाले 6 पार्टनर्स, चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो 10 + 6 16 लोगों के बीच एक बड़ा सा समझौता होना था कि आपस में मतलब जीरो टैक्स ऑन इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वीजा, कैपिटल, बहुत सारी बातें उसमें होंगी। लेकिन फिर 2019 नवंबर में मीटिंग हुई, तो इंडिया ने कहा कि देखो, दीवार पिक्चर के अंदर जो अमिताभ बच्चन ने बोला कि मैं साइन नहीं करूंगा, आई विल नॉट साइन दिस, तो शशि कपूर नाराज है भाई, क्यों नहीं करना है। सो नाउ आपका ये तो पुरानी बात है, पुरानी बात है, एग्री, पर ये वापस से रिवाइव हो रहा है आजकल कि वो डिस्कशन कि नहीं इसको करना चाहिए, देखो इंडिया ने ये नहीं किया, इससे हमें ये नुकसान हो रहा है वगैरह वगैरह। सो लेट अस अंडरस्टैंड इंडिया ने ये एग्रीमेंट क्यों नहीं साइन किया। तो ये एग्रीमेंट क्या बोलता है कि आरसीईपी के मेंबर कंट्री इंडिया में सामान भेजे तो मान लीजिए उस पे 0% टैक्स। अब अगर ये लाओस, थाईलैंड, म्यांमार भेजे तो वी नो प्रॉब्लम, पर चाइना से माल उस पे 0% टैक्स, तो वो तो अपने सारे धंधे खा जाएगा, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, ऑटोमोबाइल, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, वी कैन नॉट कम्पीट अगेंस्ट चाइना, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। ऑलरेडी हमारा चाइना के साथ $54 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, उतना ज्यादा उधर हम इंपोर्ट करते हैं, सामने अपना एक्सपोर्ट कोई खास है नहीं। तो हम चाहते हैं ठीक है बाकी देशों पर हम लोग 0 टैक्स करते हैं, पर चाइना पे तो नहीं, तो मान लीजिए 12% इंपोर्ट टैक्स होना चाहिए, कस्टम ड्यूटी होनी चाहिए। तो ये कारण से वी कैन नॉट साइन दिस, बिकॉज हमें डर है चाइना इसको मिसयूज करेगा। दूसरा, जब आप ये साइन करेंगे आरसीईपी एग्रीमेंट, अब उसमें तो ये भी बात होगी ना, अच्छा ऑस्ट्रेलिया से या न्यूजीलैंड से अगर कुछ आए प्रोडक्ट्स तो उस पे भी 0% टैक्स, तो फिर हमारी डेयरी इंडस्ट्री को नुकसान हो सकता है। उसका कारण ये है कि इंडिया की जो डेयरी इंडस्ट्री है उसकी स्पेशलिटी है लिक्विड मिल्क प्रोडक्ट्स, बटर मिल्क, मिल्क, फ्लेवर्ड मिल्क वगैरह। अब आप समझो लिक्विड मिल्क की तकलीफ क्या है, उसकी शेल्फ लाइफ कम होती है, जल्दी खराब हो जाता है, लंबा ट्रांसपोर्ट हो नहीं सकता क्योंकि वॉल्यूम या बल्क बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हम इतना एक्सपोर्ट कर नहीं पाएंगे सबको। ऑन द अदर हैंड ये जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया है उनकी मास्टरी है सॉलिड मिल्क प्रोडक्ट्स, जैसे मिल्क पाउडर, चीज, चॉकलेट वगैरह वगैरह, तो अब वो तो उधर से इतना एक्सपोर्ट करेगा और 0% टैक्स है, तो लोकल इंडस्ट्री कम्पीट नहीं कर पाएगी, इंडिया की डेयरी फार्मर को नुकसान होगा, इसलिए भी हम आरसीईपी को साइन करने से हिचकिचाते हैं। सिमिलर डेंजर भी सीन टी, कॉफी, स्पाइसेस, मसाले, जो भी सब फिलीपींस, कंबोडिया कहीं जाएंगे तो हमारे जो भी प्लांटेशन होंगे आंध्र में, केरला में, वो से या आसाम में, वो कम्पीट नहीं कर पाएंगे। हम ये चाहते थे कि ठीक है हम साइन कर लें,
पर उसमें कुछ सेफगार्ड होना चाहिए कि मान लीजिए न्यूजीलैंड से 500 किलो मिल्क पाउडर आए तो जीरो टैक्स है, पर फिर 500 से 1 किलो और बढ़ गया तो ये जो 1 किलो एक्स्ट्रा है उस पे 12% टैक्स। मतलब आयात में एक हद से ज्यादा बढ़ जाए तो टैक्स बढ़ाने की छूट होनी चाहिए। इफ इंपोर्ट इंक्रीज बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल देन वी मतलब इंडिया शुड बी अलाउड टू रेज इंपोर्ट टैक्सेस ऑटोमेटिकली टू y%। और ये ऑटोमेटिक है कि 500 से 501 हुआ तो 0 से 12% टैक्स हो जाए इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी। तो इसको हम ऑटोमेटिक ट्रिगर सेफगार्ड। अब हम ये चाहते थे पर आरसीपी नहीं, एक ही फी में सब अनलॉक हो जाना चाहिए। पर इंडिया के नहीं, अमेज़न जैसा रखो कि कुछ शो दिखेंगे फिर आपको जॉन विक देखना है तो नहीं उसका अलग से पैसा लगेगा। मूवी की बात करी तो वांटेड फिल्म का एक डायलॉग था, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता। वंस आई मेक अ कमिटमेंट आई डू नॉट इवन लिसन टू माय सेल्फ। तो ये सब ट्रेड एग्रीमेंट में भी ऐसी चीज होती है, उसको हम कहते हैं रेचेट ऑब्लिगेशन। एक बार जो टैक्स में कटौती कर दी तो फिर आप अपने वादे से मुकर नहीं सकते। वंस यू मेक अ कमिटमेंट यू कैन नॉट इवन लिसन टू योरसेल्फ एंड अनडू इट। मतलब अगर आरसीपी आपने साइन किया कि अच्छा ठीक है हमें मंजूर है और उसके अंदर ये हम 0% टैक्स करते हैं मिल्क पे या स्पाइसेस पे, देन यू कैन नॉट रिवर्ट इट। इसको कहते हैं रेचेट ऑब्लिगेशन। ये वन वे स्ट्रीट जैसा, एक बार साइन किया तो निकल नहीं सकते। तो इंडिया का नहीं नहीं ये तो ऐसा तो नहीं जमेगा, हमें वांटेड फिल्म का सलमान खान नहीं बनना है, वो उसमें मजा नहीं। फिर आरसीपी ग्रुप ये बोलने लगा देखो फ्री फ्लो ऑफ डेटा अलाउ करो। इसका मतलब कि अगर ये यूए या जो भी ऐसी कंपनी हो वो अगर अपना इंडिया के कस्टमर का डेटा चाइना में स्टोर करना चाहे तो उनको करने दो। कंपनी कैन स्टोर प्राइवेट डेटा इन फॉरेन कंट्री सर्वर एज लॉन्ग एज दे आर मेंबर ऑफ आरसीपी ग्रुप। तो इंडिया को इसमें मजा नहीं, हम चाहते डेटा लोकलाइजेशन, मतलब इंडिया का डेटा, इंडिया के कस्टमर का डेटा इंडिया के सर्वर में होना चाहिए। वरना तो ये चाइना के सर्वर में गया वो तो उसको हैक करेंगे, स्पाइंग करेंगे, ये सब इसी के चलते तो टिकटॉक और वो सब आपको हमें बैन करना पड़ा। तो ये यहाँ तक हमने एंटी आर्गुमेंट देखी कि क्यों इन्हें कि नहीं इंडिया ने साइन कर लेना चाहिए था। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत ने जुड़ जाना चाहिए, वी शुड हैव साइन दिस एग्रीमेंट। और इसका कारण क्या है, और ये मेरे दिमाग के ऊपर नहीं है, ये इकोनॉमिक सर्वे का बोलना है। इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है कि भारत के अंदर बिग बट पुअर मेंटालिटी है। मतलब हम बहुत बड़े हैं, हम विश्व गुरु हैं, हमारा 5 ट्रिलियन जीडीपी है वगैरह, लेकिन जब भी ट्रेड एग्रीमेंट की बात आती है तो हमने नहीं, हम तो बहुत गरीब हैं, हम तो आपके मतलब अमेरिका के प्रोडक्ट पे टैक्स कम नहीं कर सकते। पर आप समझो कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं वो ज्यादा बार्गेनिंग है, गिव एंड टेक है, कुछ हम माफ करेंगे कुछ वो माफ करेंगे, तभी तो डील होती है। तो मतलब अगर पूरा दिन अगर यही डाला जाए हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे फार्मर और एमएसएमई को प्रोटेक्ट करना है, उनको तो हम सब्सिडी देंगे, लेकिन अमेरिका से सामान आएगा उस पर तो हम 18% टैक्स मांगेंगे। तो अगर ऐसा है तो फिर यूएसए आपके साथ वो डील क्यों साइन करे? यूएसए को कुछ तो फायदा दिखना चाहिए कि अच्छा देन यू वांट कि अच्छा इंडिया का माल उधर जाए तो उस पे अमेरिका वाले 0% टैक्स मांगे, हमारे लोग उधर जाए तो उस पे तुरंत फास्ट वीजा पास हो जाए। तो अमेरिका और जो भी बाकी सब ग्रुप्स हैं उनका ये मानना है कि भाई आपका जीडीपी ट्रिलियन डॉलर में है, आपने ट्रेड बैरियर्स कम करने होंगे तो ही हम आपके साथ साइन करेंगे। इसी कारण से यूएसए, यूरोपियन यूनियन वगैरह के साथ अपनी डील साइन नहीं हो सकती। आरसीपी के साथ भी हमने यही सब कारणों के लिए हमारी एमएसएमई इंडस्ट्री को चैलेंज है इसलिए हम नहीं करेंगे, हमारी डेयरी इंडस्ट्री को चैलेंज है इसलिए साइन नहीं करेंगे। बट देन काउंटर व्यू ये है कि कंपटीशन ब्रिंग्स एक्सीलेंस, स्पर्धा होगी तभी तो कुछ अच्छा नया बनाएंगे लोग। अगर हम लोग ज्वाइन नहीं करेंगे तो समझो चाइना ने तो ज्वाइन कर लिया ना, तो चाइना आसियान को माल भेजेगा उस पे 0% टैक्स है, इंडिया माल भेजेगा वो लोग 12% कस्टम ड्यूटी मांगे, तो लॉस किसका हो रहा है? लॉस हमारा हो रहा है। इट इज जस्ट लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप नहीं पढ़ेंगे तो दूसरा तो कोई पढ़ रहा है तो वो एग्जाम पास कर लेगा, आप नहीं करेंगे तो नुकसान तो आपका है। और जहां तक आरसीपी की बात है उसके रूल्स रेगुलेशन तो कम स्ट्रिक्ट थे कंपेयर टू यूएस एंड यूरोपियन यूनियन, क्योंकि मैंने आपको बताया अमेरिका यूरोप को खुजली मची आजकल कि वो तो पॉल्यूशन के नाम पे भी और टैक्स मांगते हैं। अभी कुछ ऐसा मुद्दा चला कि यूरोपियन यूनियन ऐसा बोल रहा है देखो इंडिया से जो माल आएगा उस पे कार्बन बॉर्डर मैनेजमेंट टैक्स या ऐसा कुछ नया वो टैक्स मांगे, तुम पॉल्यूशन करते हो और ज्यादा टैक्स मांगे। एटलीस्ट आरसीपी वाले वो पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज की नहीं सब दरकार नहीं करते। तो इसको तो जानकारी ऐसी बात है कि भाई कम से कम स्टेट पीसीएस तो दे देते, यूपीएससी तो काफी टफ था, तो एटलीस्ट ये पास करना चाहिए था। इट वाज अ लो हैंगिंग फ्रूट, वी शुड हैव साइंड इट। ये सब जिस्ट है अलग अलग जो काउंटर व्यू में कॉलम लगते हैं, इवन इकोनॉमिक सर्वे खुद भी ऐसा बोल चुका है। तो हमने ये सब माइंड मैप के रूप में आपके हैंडआउट में दिया, सुकून से देखना, ये अलग अलग चीजें इट विल मेक सेंस भी। तो अमेरिका के कुछ एग्रीमेंट देखे, कुछ एग्रीमेंट जो भी बने, ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप आसियान के साथ आरसीपी करना है जो इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया। अब ऐसे कुछ और छोटे छोटे एग्रीमेंट, नाफ्टा एंड साफ्टा। नाफ्टा मतलब नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो कौन कौन से होंगे? कनाडा, यूएसए, मेक्सिको ने साइन किया था। फिर आज ट्रम्प को लगा इसमें अमेरिका का नुकसान हो रहा है तो उसने नाफ्टा डिलीट कर दिया, अब से उसको बोलेंगे यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट, यूएसएमसीए, जिसमें थोड़ी और स्ट्रिक्टनेस या अलग बातें होंगी। साफ्टा तो साफ्टा मतलब साउथ अमेरिका नहीं है, वो है साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। साउथ एशिया में ये जो सार्क ग्रुप है जिसमें ये अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया वगैरह आते हैं, आपस में एक दूसरे की चीजों पे 0% टैक्स करे, ऐसी कुछ बात है। लेकिन ये कुछ सक्सेस रहा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान उरी और पुलवामा में जो बदमाशी और हमले करता है उसके बाद इंडिया सार्क में एनुअल समिट में जाता नहीं, तो बाकी देश भी जाते नहीं या समिट को ही नहीं पाते। इसके चलते इट इज लूजिंग इट्स शाइन। अब कुछ कोरोना में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया था सार्क कंट्री ने और इंडिया ने उनको कुछ पैसा भी दिया था, पर दैट्स इट, वी डू नॉट हैव, मतलब उससे ज्यादा अपने रिश्ते हैं नहीं। तो ऐसे अलग अलग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स कम करने के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं। द हिंदू कॉलमिस्ट का ये कहना है कि देखो इंडिया ने साउथ कोरिया, जापान और श्रीलंका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं। अब उसके चलते अपने जो एक्सपोर्ट उन देशों में होते थे शायद उनमें 20% की बढ़ोतरी हुई, लेकिन जापान से जो इंडिया माल आता है उसमें 20% की बढ़ोतरी, मतलब फायदा उनको ज्यादा हुआ है, सामने वालों को हमें कम हुआ। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं आप सोचो। अपने पास वो स्किल, मैन पावर और इनोवेशन नहीं है कि जापान वाला सोनी का कैमरा बना सकता है, प्लेस्टेशन बना सकता है, निंटेंडो का वीडियो गेम कंसोल बना सकता है, क्या हम ऐसा बना के उनको ले जा सकते हैं? ये ऐसा बना भी दिया तो क्या उधर वो लोग उसे करेंगे? इंडिया में मोबाइल बना, उसका यूजर इंटरफेस क्या होगा? इंग्लिश। जापान के लोग अपने लोकल भाषा के प्रति बहुत स्ट्रिक्ट है, तो वो तो यूजर इंटरफेस उनको जापानी ही चाहिए। उनको पैकेजिंग वगैरह एस्थेटिक उनकी अलग सोच होती है, उनको कैसे मतलब कलर कॉम्बिनेशन पता है, ये रिक्वायर्स एवरीथिंग, रिक्वायर्स रिसर्च, जो हम करते नहीं। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, स्मॉल बिजनेसमैन को आसानी से लोन नहीं मिलते वगैरह वगैरह। तो ये सब क्रिटिसिज्म है, द हिंदू और बाकी सब अपोजिंग। इकोनॉमिक सर्वे इसको डिफेंड करता है, वो कहता है ये बात सही है कि साउथ कोरिया, जापान और श्रीलंका के साथ हमें मतलब उसमें अपना शेयर स्माइल मजा नहीं आया। लेकिन अगर हम सभी देशों के साथ जो इंडिया ने साइन किया, मान लीजिए हमने 50 प्लस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, सबको कंबाइन करोगे तो हाँ ठीक है, कुछ जगह नुकसान हुआ, कुछ जगह फायदा हुआ। तो व्हेन यू कंबाइन ऑल द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स दैट इंडिया साइन, सपोज 50 साइन किए, तो उसके चलते अपने आपको सामने वाले देश जो हमारे यहाँ माल बेचते थे, हम जो इंपोर्ट करते थे उसमें 10% बढ़ोतरी, पर हमारे एक्सपोर्ट 20% बढ़े, तो हमें फायदा हुआ है। हालांकि इसमें भी स्लोली स्लोली गवर्नमेंट इज रियलाइजिंग कि फायदा हर जगह नहीं हो रहा है। मैंने आपको बताया इंडिया और आसियान ग्रुप ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया 2009 के आसपास, लेकिन अब इंडिया को ऐसा लगता है इट इज एन एसिमेट्रिक डील, असमान है कि उसमें आसियान वालों को ज्यादा फायदा हुआ है, वो इंडिया में जितना माल एक्सपोर्ट करते हैं, और इंडिया को कम फायदा हुआ है क्योंकि हम हो सकता है उधर 10 किलो माल बेचते हैं, वो इंडिया में 20 किलो माल बेचते हैं। इसलिए इंडिया चाहते हैं इसको रिव्यू किया जाए और इसमें डील्स में कुछ चेंजेस किए जाए, कुछ कोटा सिस्टम हो, कुछ चीजों पे टैक्स बढ़ाने की छूट हो वगैरह। तो आसियान ग्रुप ने कहा ठीक है 2025 तक में इसकी कमेटी बना के इसको रिव्यू करेंगे, उस हिसाब से टर्म्स कंडीशन थोड़े मॉडिफाई करेंगे। इसलिए चर्चा में रहता है अभी, तो आप जानते कॉलम में जिनके पास लिखने को कुछ होगा नहीं तो वो याद करने में, अच्छा इसमें ये हुआ था, इसमें वो हुआ था, दैट इज द जिस्ट ऑफ इट जो मैंने आपको बताया। प्रश्न ये भी होता है कि यार इतने सारे एग्रीमेंट्स क्यों बन रहे हैं, ट्रांस अटलांटिक, ट्रांस पैसिफिक, आरसीपी, फिर हम आगे लिखेंगे क्वाड, आई टू यू टू दिस दैट। उसका कारण ये है कि
WTO की मीटिंग इनकंक्लूसिव होती है, उसमें कुछ डील निकल के नहीं आती, क्योंकि आप समझो अगर एक तरफ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है जैसे यूएसए, दूसरी तरफ थर्ड वर्ल्ड कंट्री जैसे चाइना, तो ये लोग क्या बोलेंगे हमें सब्सिडी की छूट होनी चाहिए, फूड सब्सिडी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, पेटेंट वेवर दे दो, दोहा डेवलपमेंट एजेंडा, हम बहुत गरीब, हमको अमेरिकन आइडल बना दो, और सामने अमेरिका की अलग भी पूरी चलती है कि नहीं हमें तो हमारी ई-कॉमर्स कंपनियों पे तुम यूटिलाइजेशन लेवल और गूगल टैक्स और ये सब मत मांगो, डेटा प्राइवेसी में हम स्ट्रिक्ट रहेंगे, तुम्हारे चाइना के हुए वाले सब डेटा चोरी करते हैं। बीच में कुछ ऐसा हुआ कि एक बॉस थी उसको कनाडा से पकड़ के अमेरिका ले गए, तो फिर सब उसको काउंटर करने के लिए चाइना ने अमेरिका के कुछ बिजनेसमैन को पकड़ लिया वगैरह वगैरह। तो इनके ये सब इतना सब इमोशनल बैगेज वो लेके चलते हैं कि WTO में कुछ काम हो नहीं सकता। ऑन दी अदर हैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो होते हैं जैसे कि आसियान ग्रुप है या चाइना है, या ऐसे रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट है, तो उनमें थोड़ा ज्यादा टॉलरेंस रहता है। आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो जापान को भी चाइना के साथ बहुत तकलीफें हैं। इवन जापान और साउथ कोरिया के भी बहुत सारे झगड़े हैं कि कैसे फर्स्ट या सेकंड वर्ल्ड वॉर में जापानी सोल्जर ने साउथ कोरिया के अंदर बहुत सब अत्याचार किया था, बट स्टिल दे आर ट्रेड एग्रीमेंट या कुछ सोचते हैं हम, बिकॉज दे हैव मोर टॉलरेंस। इसलिए आजकल ऐसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। या दूसरे शब्दों में हम ये कहें, सपोज आपके 4 दोस्त हैं, वो शायद अग्री कर लेंगे कि चलो पिज़्ज़ा खाना है या इडली खानी है, पर आपके 40 दोस्त हों तो सारे लोग तो अग्री नहीं कि पिज़्ज़ा खाना इडली, और इसके चलते पूरा दिन शोरगुल ही होता है। दैट इज द प्रॉब्लम विद WTO, टू मच इमोशनल बैगेज, टू मच पास्ट, उसके चलते वो चलता नहीं। दैट्स व्हाई नाउअडेज ये I2U2 क्वाड छोटे-छोटे ग्रुप्स बहुत सारे बन रहे हैं। जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात करते हैं, शब्द आता है रूल्स ऑफ ओरिजिन, वैसी बात है। सपोज हमने श्रीलंका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया हो कि श्रीलंका की इंक इंडिया में आएगी तो उस पे हम 0% कस्टम्स ड्यूटी लगाएंगे। तो इसका मतलब अगर चाइना से आएगी तो फिर उस पे हो सकता है 12% टैक्स लगे, क्योंकि वो चाइना का माल है, वो श्रीलंका का माल नहीं है। बट देन सपोज चाइना डिसाइड करे चलो कुछ बदमाशी करते हैं कि फर्स्ट स्टेप में मैं एक फर्जी शेल या फिर कंपनी बनाता हूँ श्रीलंका में, मैं मतलब चाइना, और फिर अपनी चाइनीज इंक में श्रीलंका भेजता हूँ, और फिर उस पे मैं स्टिकर चिपका देता हूँ कि मेड इन श्रीलंका, और फिर श्रीलंका से इंडिया एक्सपोर्ट करता हूँ तो 0% टैक्स लगेगा, क्योंकि सीधा चाइना से एक्सपोर्ट करता तो 12% टैक्स लगता। तो इससे हम कैसे लड़े? इसके लिए क्या होना चाहिए? रूल्स ऑफ ओरिजिन, कि जहां पर इंडिया का ये जो भी कौन काम देखता है, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड वगैरह, वो इंस्पेक्शन करेंगे, वो सर्टिफिकेशन चेक करेंगे कि सच में श्रीलंका का मेड इन श्रीलंका या नकली स्टिकर है, इसमें जो रॉ मटेरियल कंपोनेंट थे वो कहां से आए, चाइना से आए या। अब ये सब जो बातें चली तो कुछ लोग एक ही जगह वो अटके रहते हैं कि ये सबसे मोस्ट फेवर्ड नेशन वाले जो कंसेप्ट है उसका वायलेशन नहीं होगा कि अगर हम श्रीलंका पे 0% टैक्स मांगते तो हमें चाइना पे भी 0% टैक्स मांगना चाहिए ना। भाई तो तुम याद करो कोर आर्गुमेंट क्या था? रेसिप्रोसिटी। अगर वो हमें उनकी शादी में बुलाएंगे तभी हम उनको अपनी शादी में बुलाएंगे। इफ दे डू नॉट इनवाइट अस टू देयर वेडिंग वी विल नॉट इनवाइट देम टू आवर वेडिंग। चाइना तो नहीं बोला कि इंडिया की फार्मास्यूटिकल पे 0% टैक्स है, तो हम क्यों उनको माफ करें? दैट इज द दिस टॉपिक। अब समझो, लेट मी गो बैक। हमने मॉरिशस के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, उसमें ये लिखा है कि इंडिया से जो फूड बेवरेजेस टेक्सटाइल मॉरिशस जाएगा उस पे मान लो 0% टैक्स, और सामने मॉरिशस से जो भी फिश और शुगर और बिस्किट आएंगे उस पे 0% टैक्स इंडिया मांगे। तो अब चाइना क्या बोल सकता है कि ओके डियर इंडियंस, तुम भी हमारे पे 0% टैक्स मांगो, तो हमारी शर्त क्या है? अच्छा तो इंडिया का माल चाइना में जाए उस पे 0% टैक्स तुम क्या लगाओगे? चाइना बोलेगा नहीं, सो देन वी डोंट हैव टू इनवाइट देम टू आवर वेडिंग। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन दो हाथ से ताली बजती है, इसमें एग्जेम्पशन सिर्फ एक ही को है, कौन? जो बहुत गरीब है, लीस्ट डेवलप कंट्री, वो बहुत गरीब है इसलिए उसको शादी में बुलाना है। सो दैट वाज रूल्स ऑफ ओरिजिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब इससे थोड़ा और ऊपर चलते हैं तो प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म क्या है? देखिए अलग अलग देश अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और उसके वास्ते वो अलग अलग प्रकार के टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर लगाते हैं। सामने वाले के देश के ऊपर ज्यादा टैक्स हो, लोकल इंडस्ट्री को सब्सिडी देंगे वगैरह वगैरह, जो हम WTO के साथ पढ़ते हैं। तो थोड़ा बहुत प्रोटेक्शनिज्म तो सब करते हैं, लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाए कि नहीं अब तुमको मिट्टी में मिला देंगे, नाबूद कर देंगे, तो उसे हम कहते हैं ट्रेड वॉर। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनता है उसको लगता है कि ये चाइना वाले बहुत सस्ता माल एक्सपोर्ट करते हैं और हमारी ट्रेड डेफिसिट बढ़ रही है, और चाइना में हमारे बहुत सारे फैक्ट्री जॉब चले गए। ये एप्पल इज अमेरिकन कंपनी, पर उसके फोन सब बनते हैं, व्हाट्सएप बनती है चाइना में। तो मेरे जो व्हाइट वोटर्स थे वो सब मेरा वोट बैंक नाराज है, मैं इनको सबक सिखाऊंगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने डिक्लेयर किया ट्रेड वॉर कि अब से चाइना से जो माल आएगा उस पे हम लोग 25% टैक्स लगाएंगे। तो दे दनादन डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड वॉर चालू करता है, तो उसके खिलाफ चाइना भी ट्रेड वॉर चालू करता है कि अब अमेरिका से जो सामान आएगा उस पे हम पे 25% टैक्स लगाएंगे। जब दो जने लड़ना चालू करते हैं, आप जानते हैं हमेशा तीसरे को फायदा होता है। तो बात ऐसी है, अमेरिका ने चाइनीज सी फूड मतलब फिश, झींगे, मछली जो भी चाइना से जाता था उस पे टैक्स बढ़ा दिया कि सपोज 25%, लेकिन इंडिया से जो आता है उस पे तो उन्होंने नॉर्मल टैक्स लगा सपोज 10%। तो स्वाभाविक है इंडिया के एक्सपोर्टर जो भी फिश, झींगे, मछली, प्रॉन एक्सपोर्ट करते थे उनको मजा आ गया, हार्टी मोदी। उसी तरह चाइना ने बोला कि अब से अमेरिका से सोयाबीन आएगा उस पे हम ज्यादा टैक्स लगाएंगे सपोज 25%, लेकिन इंडिया से जो आता है उस पे नॉर्मल टैक्स, इंडिया को भी वो तो अपना पक्का दोस्तों का सपोज उस पे 19% टैक्स। तो भी आप सोचो कि जो चाइनीज नॉर्मल फैमिली है जो सोयाबीन सोया सॉस खाती है, वो कहेंगे अमेरिका का तो माल महंगा है चाइना के, तो इंडिया से हम बाय करेंगे। सो इंडिया बेनिफिटेड फ्रॉम दिस ट्रेड वॉर अप टू सम एक्सटेंट, एक हद तक, एक हद से ज्यादा नहीं, क्योंकि फिर आप समझो कि वो ज्यादा एंगर में आ जाते हैं तो फिर नहीं अब तू भी लेता है, तो यूएसए और चाइना ने इंडिया पे भी टैक्स बढ़ाना चालू कर दिया। सो इट हैपेंड। इसके बाद एक चीज है जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस जीएसपी लिस्ट, जो ट्रंप के समय सपोज 2018 में होगी, आगे भी 2024 में थी, तुम क्या ये लेके बैठो? इसका मैं कारण बताऊं। अभी 2023 जून में प्राइम मिनिस्टर मोदी गए अमेरिका, तब बात थी, तो ये वापस टॉपिक चर्चा में आता है इसलिए हम देख रहे थे। बात ऐसी है, अमेरिका ने कहा कि मुझे बड़ा भाई बनना है, आई वांट टू बी द बिग ब्रदर। तो अब से कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री से, मतलब जिसको मीन्स में आपने बोला डेवलपिंग कंट्री, उधर से कोई सामान आएगा सपोज टेक्सटाइल, तो मैं उस पे कम टैक्स सपोज 2% ओनली, और ऐसे जो जो देश है उनका मैं लिस्ट बनाऊंगा जिसको मैं कहूंगा जीएसपी लिस्ट। तो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस लिस्ट क्या बोलता है? तीसरे विश्व के देशों की कुछ चीजें, सब चीजें नहीं, नॉट ऑल प्रोडक्ट्स, सम प्रोडक्ट्स पे अमेरिका कम टैक्स लगाएगा। सो इफ योर थर्ड वर्ल्ड कंट्री नेम इज इन द जीएसपी लिस्ट, उस पे कम टैक्स लगाएगा जब वो अमेरिका जाएगा, एंड फॉर सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स ओनली, नॉट फॉर ऑल प्रोडक्ट्स। सिलेक्टेड सपोज की टेक्सटाइल है, फार्मास्यूटिकल है, ये तो चल ही रहा था। फिर फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने ये कहा कि देखो अमेरिका से जो हार्ले डेविडसन बाइक्स आती है वो लग्जरी आइटम है, अमीर लोग खरीदते हैं, उस पे मैं बहुत ज्यादा टैक्स लगा हुआ सपोज 28%। मजा नहीं आया कि इसकी सजा मेरे के बराबर मिलेगी, कि अब से मैं तुम्हें अपनी ये जो फ्रेंड लिस्ट थी जीएसपी लिस्ट, उससे मैं तुम्हें बेदखल करता। तो 2019 में अमेरिका ने इंडिया को जीएसपी लिस्ट से बेदखल कर दिया। इसका मतलब कि सपोज पहले हमारे टेक्सटाइल प्रोडक्ट जाते थे उस पे 2% टैक्स लगता था, अभी कितना 12% लगे। अब ये सब में द हिंदू ने मतलब 500 जात के कॉलम लिखे, देखो इससे ये होगा, उससे ये होगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इतना नुकसान हुआ, तो उसमें जो सुई धागा बनाती थी वो कंपनी को इतना नुकसान, उसके चलते जो स्टील कंपनी उसको सप्लाई करती थी छोटी सी सुई बनाने के लिए उसको इतना नुकसान हुआ करके। भाई मतलब ये आपका खुशनसीबी है कि आप एक जमाने में एग्जाम नहीं दे रहे थे, क्योंकि उस वक्त अननेसेसरी यही सब चल रहा था, डेली पेज का कोटा बनना बस। खैर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या स्टैंड है कि देखो ये बात सही है कि अमेरिका ने हमें जीएसपी लिस्ट से हटा दिया है, पर ऑल ऑफ द प्रोडक्ट्स तो वैसे भी नहीं थे ना, 2-3 प्रोडक्ट पे थोड़ा कम टैक्स लगता था, तो एज सच मोस्ट ऑफ द इंडियन एक्सपोर्टेड गुड्स वो उस लिस्ट में थे ही नहीं। तो थोड़ा बहुत जो नुकसान हुआ है टेक्सटाइल में या गारमेंट्स में, तो इट इज अ स्मॉल थिंग, ठीक है। सामने हमने भी तो उनकी चीजों पे टैक्स बढ़ाया था, हम भी तो कुछ कमा रहे हैं। सो दैट इज जीएसपी लिस्ट। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जून महीने में
अमेरिका गए तो ऐसी बात थी कि इसको बैन को अंडू किया जाए, अमेरिका इसको वापस ज्वाइन करवा दे, इंडिया का नेम वापस फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर दे, बट शायद कोई खास डेवलपमेंट दिखता नहीं, फ्यूचर में हो सकता है। ये नाइकी का रियल शू है और ये फेक शू है। तो यहाँ पर देखो अमेरिका का सैड स्माइली हो जाएगा कि हमारी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स थे, कॉपीराइट, ब्रांड्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इसको ये चाइना वाले, रशिया वाले वायलेट कर रहे हैं और ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी टिप्स का वायलेशन है। तो ऐसे सब देशों की अमेरिका लिस्ट बनाता है। एक तो होगा वॉच लिस्ट, उससे थोड़ा डेंजरस हो तो प्रायोरिटी वॉच लिस्ट, जैसे इंडिया, रशिया, चाइना, उससे भी बहुत खतरनाक हो तो प्रायोरिटी फॉरेन कंट्री। मेरे ख्याल से एक जमाने में यूक्रेन का इधर नाम हुआ करता था, मतलब सबसे ज्यादा अमेरिकन प्रोडक्ट्स की पायरेसी यूक्रेन में। एंड येट आजकल आप देखो कि रशिया को सबक सिखाने के लिए अमेरिका उसी यूक्रेन को, तो दैट इज इंटरनेशनल एथिक्स, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स। क्या ये जो सब लिस्ट बनाई गई कि अलग अलग देश हमारे प्रोडक्ट्स की पायरेसी करें, उस लिस्ट को अमेरिका कहता है एनुअल स्पेशल 301 रिपोर्ट, क्योंकि उनका एक कोई कानून है, उसका ये सेक्शन 301 में लिखा है कैसा रिपोर्ट बनेगा। प्रश्न, रिपोर्ट बना तो फिर अमेरिका उन देशों का क्या बिगाड़ लेगा? दो बातें हो सकती हैं। वन, अमेरिका उन देशों के खिलाफ डब्ल्यूटीओ के ट्रिप्स में कंप्लेन करेगा, या दूसरा एंड और अमेरिका उन देशों को लॉलीपॉप देगा कि देखो तुम इसकी मदद से तुम्हारी जज को ट्रेनिंग दो, पुलिस को ट्रेनिंग दो कि कैसे ऐसे सबके प्रोडक्ट से लड़ना है, कानून अपने सब करो, मैं आपको डॉलर्स दूंगा। सो दैट इज स्पेशल 301 रिपोर्ट। ये सब ट्रेड वॉर, रीजनल एग्रीमेंट, ओवरऑल इंटॉलरेंस टुवर्ड्स ईच अदर, ये क्यों बढ़ रहा है? अमेरिका में याद करो सबप्राइम क्राइसिस है 2007 में, उसके बाद यूरोप में भी वो सब गया, तो उसको हम कहते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में। उसके चलते उनकी इकोनॉमी बर्बाद हो गई है। अब उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो ऐसा तो नहीं बोल सकती ना कि देखो अमेरिका में लेमन ब्रदर, बैंक ऑफ अमेरिका, ये सब जो गोरे लोगों ने सब बर्बाद किया है, सो दे वांट टू ब्लेम टुवर्ड्स इमिग्रेंट्स कि ये जो बाहर के लोग आए हैं, नॉन व्हाइट्स, दे आर रिस्पांसिबल, ये इंडिया और चाइना ही रिस्पांसिबल है हमारी सारी परेशानियों के लिए, वही हमारे दुश्मन है। तो ये एरा ऑफ डी ग्लोबलाइजेशन है कि जहां पर अमेरिका और यूरोप, इंडिया, चाइना के ऊपर ज्यादा सख्ती करें, हम भी फिर तुम्हें देखेंगे। सो दिस ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप, ट्रेड वॉर्स, वीजा रिस्ट्रिक्शन, ये सब चलते रहता है। उसी के और नैरेटिव को आगे बढ़ाएं तो गोरे भी गोरे के दोस्त नहीं है, ब्रिटेन और यूरोप अलग हो जाते हैं। उनकी पूरी कहानी क्या है वो आप सुकून से पढ़ना। वो 1993 में मास्ट्रिक्ट ट्रीटी होती है, फिर यूरोपियन यूनियन बनता है, 2002 में यूरोपियन यूनियन कहता है अपनी कॉमन करेंसी होगी यूरो, ब्रिटेन कहता है नहीं हम आपके साथ हैं लेकिन साथ नहीं है, अपनी अलग स्टर्लिंग या पाउंड करेंसी होगी। अब फिर ब्रिटेन के अंदर एक मुहिम चलती है कि देखो यूरोपियन यूनियन के वर्कर्स ब्रिटेन में आ रहे हैं और हमारी नौकरी खा रहे हैं। यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट वो अपना इजराइल पैलेस्टाइन का अलग चलती है, हमारी अलग सोच है, हमारी सॉवरेनिटी को अलग नुकसान हो रहा है, तो हमें तो यूरोपियन यूनियन से डाइवोर्स लेना चाहिए, यानी कि हमने ब्रेक्जिट करना, एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, ऐसा ब्रिटेन के अंदर मुहिम चलती है। फिर उसका रेफरेंडम मतलब जनमत संग्रह होता है कि जहां पर ब्रिटेन सरकार लोगों से पूछे कि आपको क्या लगता है। 52% लोगों ने वोट किया कि हाँ वी शुड डाइवोर्स, वी शुड एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। 2016 में ये हुआ। ये जो रेफरेंडम है उसके खिलाफ भी काफी अपोजिशन चलता है बाद में कि कैसे सोशल मीडिया के अंदर टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट दे के जो लोग फेंस पे थे, जो तय नहीं कर पा रहे थे कि मैं यस में वोट करूंगा, उनका मतलब माइंड वॉश किया गया कि देखो यूरोपियन यूनियन से ये नुकसान है वगैरह वगैरह। सो दैट वाज ब्रेक्जिट। फिर उन्होंने ये ऐसा डाइवोर्स था कि उसमें 2 ईयर का नोटिस पीरियड था, तब तक उन्होंने सब डील को वर्कआउट किया। फिर 30 जनवरी 2020 को कि अब एंड होते हैं और फिर और 11 मंथ के बाद कंप्लीट सेपरेटेड। ये जो ब्रेक्जिट हुआ तो उससे इंडिया को फायदा है कि नुकसान है? अगेन दो लोग लड़ाई करते हैं, तीसरे को कुछ ना कुछ फायदा होता है। अब ये हो सकता है कि देखो ब्रिटेन, जहां पर यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे स्टूडेंट कॉलेज की पढ़ाई के लिए, काम करने के लिए आते थे और टूरिज्म में आते थे और ब्रिटेन की इकोनॉमी को मदद करते थे, अब क्योंकि वो यूरोपियन यूनियन वाले शायद नहीं आएंगे या कम आएंगे, तो ब्रिटेन आजकल क्या कर रहा है, एजुकेशन वीजा इंडियन स्टूडेंट के उसमें काफी सब चीजें ईजी कर रहा है, जल्दी पास करेंगे, फी कम लेंगे, तो चाहते हैं इंडिया के स्टूडेंट उधर पढ़ाई में जाए और ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी उसको पैसे से ले सके और वो कमाए पैसा। तो यस इंडिया को मतलब एक प्रकार से फायदा, हालांकि नुकसान भी है, ब्रेन ड्रेन जो होगा अपने प्रतिभावान लोगों से चले जाएगा ब्रेन ड्रेन। नेक्स्ट, क्योंकि ब्रिटेन को अब यूरोपियन यूनियन की तरफ एक्सपोर्ट करने जाएगा, ज्यादा टैक्स लगेगा, तो वो इंडिया और इंडिया के मिडिल क्लास को ज्यादा लग्जरी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने का सोचता है और उसके लिए इंडिया के साथ उसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना है, ऐसी उसकी चाहत है। और ये सब जब होगा तो इंडिया भी सामने अपनी मसल फ्लेक्स करेगा कि देखो ब्रिटेन, तुम अगर चाहते हो कि ब्रिटेन का माल इंडिया में उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, तो हमारी भी माल आपके यहाँ आए, चाहे टेक्सटाइल हो, चाहे टी हो या कुछ और चीज, उस पर कम टैक्स लगा। देन अगेन क्योंकि वो अगर डाइवोर्स हो गए, अब ब्रिटेन जो है उसकी अपनी अलग नीति होगी, पैलेस्टाइन, मिडल ईस्ट, अफगानिस्तान वगैरह के बारे में, यूएन जनरल असेंबली में वोट में जाएगा तो उसको वोट फेवर में कराना होगा, तो हमारे पास आएंगे, तो फिर उस वक्त हमें जो अपनी बातें मनवानी हो कि देखो अब से कश्मीर और अरुणाचल के बारे में जब भी वोटिंग हो हमारे हक में बोलना, पाकिस्तान की पैम्पर करने की जरूरत नहीं है। सो लाइक दैट इट कैन हैव सम पॉजिटिव इंप्लिकेशन। अब अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, वो कितना, वो तो जब इट इज स्टिल डेवलपिंग टॉपिक, जो कोर आर्गुमेंट है वो मैंने आपको बता दिया, और अगर 3-4 कॉलम देख लेना फिर 50,000 कॉलम पढ़ने नहीं बैठना है कि ब्रेक्जिट से इंडिया पे क्या असर होगी। इसके अलावा और भी बर्निंग इश्यूज हैं जो समझने हैं, बट विद फ्रेश माइंड एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के दौरान ये क्वेश्चन ट्राई करो दैट वाज आस्क्ड इन 2014। 3 more minutes।
30 more seconds. ऑलराइट फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ लिए होंगे। तो डब्ल्यूटीओ के क्या काम है, व्हाट आर द फंक्शंस? आपकी वोटिंग लाइन टाइमर इट स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। बरका, वैभव, राहुल, जयमीन, हिमांशु, कृष्णा, राहुल, संजीव, किशोर, त्रिभुवन, नंदिनी, अंजलि, लक्ष्मी, शुभम, पूजा, प्रशील, अनुज, सौरभ, सुमन, जतिन, अनिर्बन, अभय, स्नेहा, हरीश, तनिष्क, अंकिता, सोनिया, कमल, अविनाश, तनुश्री, हर्ष, सत्यम, ये सब लोग फिर श्रुति, दिशा, हेमंत, निशांत, प्रियांशु, अंजलि, प्रशांत, प्रीति, तुषार, अर्पिता, नदश, काचच। देखिए, हमने देखा था डब्ल्यूटीओ के एक एग्रीमेंट है ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मतलब ये पायरेसी, कॉपीराइट, पेटेंट ये सब की वो बात करता है। तो इन्होंने तो बनाया ना एग्रीमेंट, इन्होंने ऐसा थोड़ा सा वी डिस्टेंस ओवर से नहीं, इस पे हमको नहीं बोलना है, नहीं दिस सेड अबाउट इट। तो फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोला है कि डब्ल्यूटीओ डिस्टेंसेस इटसेल्फ फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, दूर रखता है, नहीं इस पर कुछ बोला पाप लग जाएगा, नो, तो ये तो गलत है। सो देन आइदर ऑप्शन कैन बी ए और डी। मतलब आपको क्या लगता है? देखिए, सेकंड स्टेटमेंट आप पढ़ो, गोल ऑफ डब्ल्यूटीओ इज टू हेल्प प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स सर्विसेज एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स टू कंडक्ट देयर बिजनेस। तो जनरल सेंस में वो सही है, क्योंकि आप समझो एक्सपोर्टर को अगर फायदा हुआ तो प्रोड्यूसर को भी तो फायदा होना ही है ना, जो बनाए वही पैदा किया तो एक्सपोर्ट होगा, हमें थोड़ी एक्सपोर्ट हो रहा है, तो यस उसको भी वो मदद कर ही रहा है। अब कुछ लोग इधर कि नहीं ये तुम्हारा आर्गुमेंट बीरबल की खिचड़ी टाइप का है, सिर्फ एक्सपोर्टर को मदद करता है, ओरिजिनल प्रोड्यूसर को मदद नहीं करता। पर भाई एक्सपोर्ट इंप्रूव हुआ तो प्रोड्यूसर को भी तो मदद हो रही है, इतनी वो बाकी खाल खींच नहीं रहा है, वो जनरल सेंस में पूछ रहा है। उसको अगर इसको रिमूव ही करना होता तो कुछ और एकदम ऑपोजिट स्टेटमेंट डाल देता कि इट हेल्प्स द गवर्नमेंट टू रिड्यूस देयर फिजिकल डेफिसिट, तो वो आर्गुमेंट डिबेटेबल गलत हो जाता। सो सेकंड इज आल्सो करेक्ट, द आंसर इज 1 2 3 आर करेक्ट। ऑप्शन ए विल बी ब्रेक में देखते हैं। हम वापस आते हैं अलग-अलग बर्निंग इश्यूज। बर्निंग इश्यूज या ग्रुपिंग्स। तो ग्रुपिंग्स के अंदर G20 वो हैंडआउट में सब डिटेल दी, आराम से पढ़ना। 2019 में जापान में मिले, अब जापान में मिले तो कहा देखो जापान, अमेरिका, इंडिया तीनों अलग से फोटो खिंचवाते हैं, तो उसको हम कहेंगे जय या जय मीटिंग या ट्राइलेटरल, तो ऐसा एक अलग ग्रुप बना। हालांकि उसमें फिर ज्यादा डेवलपमेंट हमको दिखते हैं। 2023 की समिट इंडिया में, उसमें क्या डिसीजन लिए गए, ये अलग अलग इसमें देश हैं, देखो कितने देश हैं, 19 नेशंस प्लस 1 यूरोपियन यूनियन इक्वल G20। अब बोला इसमें एक और चीज ऐड करते हैं, अफ्रीकन यूनियन, 1 अफ्रीकन यूनियन जिसके अंदर करीब 55 कंट्री है, तो वो भी ऐड हो गई। तब आप कहेंगे तो फिर इसका नाम G कितना 75 कर दो या G20 कर दो, वो भी हुआ नहीं है, होगा तब देखेंगे। नेक्स्ट समिट शायद ब्राजील में होने वाली है। अब ये G20 समिट के 3 ट्रैक होते हैं। फाइनेंस का ट्रैक होता है, मतलब वहां पर डिस्कशन क्या, टैक्सेशन रिलेटेड इश्यूज, लोन एंड डेवलपमेंट लोन्स वगैरह की इशू। दूसरा होता है शेरपा ट्रैक, जिसमें सब सोशियो इकोनॉमिक इशू की, हेल्थ, एजुकेशन वगैरह की बात हो। अब ये जो शेरपा ट्रैक होता है, उसमें शेरपा मतलब क्या, अब माउंट एवरेस्ट चढ़ने गए तो नेपाल के जो लोग आपको मदद करेगा गाइड का काम करें। उसी तरह आप समझो जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है वो तो लास्ट मीटिंग में आएंगे, पर उससे पहले बहुत सारे कॉमन कंसेंसस बनाना है, फाइलों पे लिखना चीज, वो जो काम करते हैं उसको कहते हैं शेरपा। तो G20 ट्रैक में इंडिया के शेरपा कौन थे, अमिताभ कांत जो कि रिटायर्ड आईएएस है, आरबीआई का बॉस कौन, आईएएस, फाइनेंस कमीशन का बॉस कौन, आईएएस, आईएफएससी अथॉरिटी का बॉस कौन, आईएएस, इसका भी शेरपा ये कौन, आईएएस वगैरह। तो आईएएस गिव्स मी अ बिगर प्लेटफॉर्म। लोग इंटरव्यू में ये कहते हैं व्हाट डू वांट टू बी आईएएस, आई वांट टू बी आईएएस बिकॉज़ इट गिव्स बेटर प्लेटफॉर्म। फिर हम उसको पूछते हैं कि अच्छा कैसे मिलता है, तो उसके पास कोई जवाब नहीं, या फिर वो चिकनी चुपड़ी बात करता है जिसका कोई मतलब उसको खुद को पता नहीं। बट देन यू हैव टू गिव कॉन्क्रीट आर्गुमेंट्स कि देखो ये चीज है, मान लीजिए मैंने एमबीए किया, मैंने बीबीए किया, मेरे दिमाग में ये चलता है, कैन हेल्प मी दिस वे, या मैं कॉमर्स ग्रेजुएट में ये सोचता हूं कैन हेल्प मी दिस वे, या मेरा ये ग्रेजुएशन जो भी है, देन आई सी इट लाइक दिस। इसलिए हमेशा कोशिश क्या करनी चाहिए, टॉप रैंकिंग आए तब अपना आईएएस में लो। आपको बाकी भी जॉब्स अच्छी है, बट जब तक मिला नहीं तो बेस्ट के लिए ट्राई करो ना, तो एम लो, इफ यू मिस यू विल एटलीस्ट गेट समथिंग बेटर। तीसरा होता है एंगेजमेंट ग्रुप, उसमें सब प्रेशर ग्रुप, सिविल सोसाइटी, इंडस्ट्रियलिस्ट, टाटा बिरला वगैरह, वो लोग अपनी बात करते हैं। हाँ, तो G20 के 3 ट्रैक होते हैं। G20 समिट में इंडिया की क्या प्रायोरिटी थी, तो 6 प्रायोरिटी थी, वो खुद से लिस्ट देखे ना, मेंस में हम उसका एनालिसिस समझेंगे, अभी तो सिर्फ लिस्ट पीवाईक्यू में ट्राई करनी है। कम से कम 2 अलग अलग एग्जाम में, आईएएस में भी और सीडीएस में भी, यूपीएससी ने पूछा था कि इसमें से कौन सी प्रायोरिटी है। तो एक बात है, लोगो क्या था, वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये वर्ड कहां से लिया है, महा उपनिषद से। अच्छा, अपना नेशनल एम्बलम में उसमें क्या लिखा है, सत्यमेव जयते, वो वर्ड कहां से लिया, मुंडक उपनिषद या मंडूक उपनिषद। एक बार यूपीएससी ने आईएएस की पीवाईक्यू में ये पूछा था। अब इसके क्या आउटकम आए, 3-4 मेन आउटकम है, उसको समझने की। G20 समिट जो दिल्ली में हुई 2023 में, उसमें क्या आउटकम है। पहली चीज, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप का कॉरिडोर IMEC, जिसमें शिपिंग, रेलवे, ऑप्टिकल फाइबर की कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, तो इससे क्या अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कार्गो ट्रांसपोर्टेशन, रॉ मटेरियल, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और ऑप्टिकल फाइबर, उस हिसाब से इंटरनेट कनेक्टिविटी, वो सब में सुविधा होगी। प्रश्न इसका PSR है वो कहां से आ रहा है, वैसी चीजें अमेरिका ने ग्रुप बनाया PGII SRI IMEC को, वो सब हैंडआउट में दिया है। देखिए चाइना क्या कर रहा है, वन बेल्ट वन रोड या बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जिसमें वो पाकिस्तान को पैसा देगा, उधर तक रेलवे शिपिंग लाइन बेहतर करे वगैरह वगैरह। सामने अमेरिका जापान वो सब ब्लू डॉट नेटवर्क बना रहे हैं, उसके बाद फिर 5 में देखेंगे। यूरोपियन यूनियन वाले कि हम भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है ग्लोबल गेटवे। फिर G7 कंट्रीज जिनके बारे में भी आगे देखेंगे, उसमें अमेरिका वो मास्टरमाइंड है, उसने का ग्रुप करते हैं पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट PGII। फिर कहा कि वो अलग अलग जो भी साउथ अमेरिका में, एशिया में ये प्रोजेक्ट को फाइनेंस करेगा, और उसी के अंदर ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर IMEC, उसको वो पैसे देंगे। और IMEC किधर बना, तो G20 दिल्ली समिट जो 2023 में हुई। हर साल ऐसे 1-2-3 क्वेश्चन आते हैं आईआर के कि थोड़े लेस नोन ऑर्गेनाइजेशन, लेस नोन एग्रीमेंट, उसके बारे में ऐसा कुछ पूछता रहे तो थोड़ी समझ लीजिए। इसमें भी क्या अच्छा बुरा चल रहा है, वो सब मेंस के आर्गुमेंट है जो हम दिवाली के बाद समझेंगे। G20 दिल्ली समिट में दूसरा एक मेजर एग्रीमेंट या आउटकम आया, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। बायोफ्यूल क्या है, उसका क्या मतलब, पिलर 5 एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में देखेंगे। और भी छोटी मोटी चीजें आपके हैंडआउट में दी, आप देख लेना मित्रों। यूपीएससी एग्जामिनर को मतलब इधर भी दिल और इधर भी दिल, पीवाईक्यू गिनते हैं, देखो आपके हैंडआउट में दिए, सीएपीएफ में एक, आईएएस प्रीलिम में एक, ईपीएफओ में एक, प्रीलिम्स 2020 में एक, 2022 प्रीलिम में एक, और सीपीएफ 2023 1 2 3 4 5 6। कोई मतलब इंतहा नहीं, देयर इज नो लिमिट, इतना सब प्यार आ गया। अब क्या 2024 में पूछेगा कि नहीं, अब मुझे लगता है कि आफ्टर अ पॉइंट वो ठीक है, उनका दिल भर जाएगा। बट स्टिल क्योंकि मैंने तो फील किया तो मुझे पढ़ाना है, तो मैंने आपको पढ़ा दिया। मुझे लगता है मेंस के लिए थोड़ी उसको समझना, प्रीलिम में शायद पूछने लायक कुछ बचा नहीं, बट स्टिल जितना पढ़ा है उतना तो रख के जाना। उसके बाद ऐसा ही एक और ग्रुप है जहां पर इंडिया ज्यादा एक्टिव रहता है, दैट इज ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। उसकी सब जनरल नॉलेज बहुत इजी है, 40 मिनट का वीडियो नहीं कि 20 मिनट पढ़ के खत्म करो। नई बात उसमें क्या है, लेटेस्ट समिट उसमें कुछ 3-4 नए मेंबर्स को ऐड किया है वगैरह। ब्रिक्स 2 काम करना चाहता है।
आप याद करो स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम जिसमें रशिया को बैन कर दिया, इसलिए रशिया से बाहर पेमेंट भेजना और एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाए। अब इसे रशिया चाइना को डर लगता है कि भाई ये जो स्विफ्ट सोसाइटी आप जानते हैं वो बेल्जियम में बैठती है और उस पे ये सब यूरोपियन और अमेरिकन पावर्स का बहुत जोर रहता है। तो वो तो रैंडमली हमें बैन कर दे जब भी युद्ध हो जाए तो हमारे हक में नहीं। तो ब्रिक्स अपनी अलग से ऐसी इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम सिमिलर टू स्विफ्ट बनाना चाहता है। उसी तरह हम चाहते हैं अपने जो फॉरेक्स रिजर्व के लिए कुछ एग्रीमेंट्स बन जाए, हमारी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है उसमें कुछ कॉमननेस या कुछ किसी का ही पेमेंट कर देंगे रूबल में या युआन में, ऐसा कुछ करें, डॉलर का डोमिनेशन कम करें। ऐसे सब उनके मुद्दे चलते हैं, वो क्या है वो मीन्स के अंदर हम आराम से पढ़ेंगे। तो ब्रिक्स का जनरल नॉलेज आपके हैंडआउट में पढ़ के निपटा देना। फिर बात आती है जी20 तो खैर देख लिया, उसमें ओसाका डेटा डिक्लेरेशन था, पर वो मीन्स का मुद्दा है, इसको भी हम नहीं देख रहे। जी7 पहले जी8 था, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूएसए, यूके और रशिया हुआ करता था, तो 8 लोग हुए। इन्होंने कहा कि नहीं अब से रशिया को बेदखल कर दो, 2014 में हटा दिया। उसका क्या कारण? ये रशिया है, बाजू में यूक्रेन है, यूक्रेन का एक इलाका है क्रीमिया और इधर है ब्लैक सी। तो रशिया ने सोचा क्यों ना मैं ये क्रीमिया हड़प लेता हूं, आई विल एनेक्स इट। और फिर उसे क्या फायदा कि फिर मेरे जो भी शिपिंग के जहाज हैं वो ब्लैक सी में जाएंगे, फिर यहाँ पर एक वो समुद्र दुनिया है, स्टेट ऑफ बॉसफोरस, उधर से वो जाएंगे मेडिटेरेनियन सी में, फिर इधर से अटलांटिक भेजा तो अमेरिका, यूरोप, अमेरिका और साउथ अमेरिका को एक्सपोर्ट करूँ, इधर से मैं ये सुएज कैनाल से रेड सी में भेजा तो इस तरफ इंडिया और बाकी एशियन कंट्री को एक्सपोर्ट करूँ। तो मेरी सप्लाई चेन सिक्योर हो जाए, फिर मिलिट्री भी भेजूँ मान लीजिए मिडिल ईस्ट में कुछ करने के लिए, पीपल हेल्प। आपके तो अपन तो ऊपर के समंदर से जाओ ना, ऊपर जो भी नॉर्दर्न एरिया में आर्कटिक वगैरह ओशन होते हैं, पर आप जानो वो तो सब बर्फ है ना, वो जम जाते हैं सर्दियों में, इसलिए रशिया को मजा नहीं आता, इसलिए उसको ये एरिया चाहिए। तो उसने क्रीमिया हड़प लिया और बाकी भी यूक्रेन वो अपना कब्जा जमाना चाहते कि ये लोग जो भी नाटो में ज्वाइन कर रहे हैं उसे हमें खतरा है, वो पूरा सब आप देख लेना। एज अ रिजल्ट रशिया वाज रिमूव्ड फ्रॉम दिस जी8 ग्रुप, तो उसमें से रशिया हटा दिया, तब बचा जी7 ग्रुपिंग। आप देखो इसमें लगभग लगभग अमेरिका और यूरोप के सब सुपर पावर्स या बड़े देश हैं, एक एक्सेप्शन है जापान जो कि एशिया का है। व्हेनेवर यू थिंक ऑफ जी7 फोटो दिखते हैं सिर्फ बिलियन और उनके, तो हमें लगा ये सब गोरे लोगों का ही है, बट इट इज नॉट लाइक, उसमें एशिया का भी एक मेंबर है। तो ये जी7 ग्रुप था। फिर डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट था उसको लगा कि जी7 ग्रुप में हमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ कोरिया को भी ऐड करना चाहिए। जी7 तो है उसमें 3 और ऐड करो तो 10 हो जाएंगे ऐसा करके, हालांकि वो भी होना बाकी है। लेकिन कुछ बार कॉलमिस्ट को कुछ लिखने को नहीं होता तो ये याद करते अच्छा जी7 में ये भी ऐड होता तो हमें क्या फायदे नुकसान होते। जी7 क्लब उसमें ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और इंडिया, इनको ऐड करो तो 10 हो जाते हैं। हालांकि ऐसा जी10 क्लब अभी बना नहीं है, मे बी इन फ्यूचर इट में भी कम। पैरेलली ब्रिटेन में जब ये बोरिस जॉनसन पीएम था उसने कहा ये 10 देश जो है उसका जी10 क्लब करते हैं, उसका काम होगा 5G टेक्नोलॉजी पे कोऑपरेट करना, क्योंकि चाइना की हुए वगैरह जो 5G बनाते हैं उसके वाईफाई कनेक्टर, राउटर, वो सब में तो डेटा चोरी होता है। तो समझो टेक्नोलॉजी रिलेटेड अलायंस जिसमें यूके, ब्रिटेन दो जगह मास्टरमाइंड है। एक है 5G इक्विपमेंट का जिसको हमने कहा D10 ग्रुप, और दूसरा अभी कुछ समय पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी के लिए ब्लेट्सली डिक्लेरेशन, जो असल में कोई पार्क या एरिया है लंदन या कहीं ब्रिटेन में, वहां पर ये नए पीएम ऋषि सुनक ने मीटिंग बुलाई थी। इंडिया ने दोनों ग्रुप को ज्वाइन किया है या उसमें साइन किया एग्रीमेंट में, D10 को भी और ये ब्लेट्सली डिक्लेरेशन को। तो टेक के दो अलायंस है, D10 और ब्लेट्सली। अब बात करें मिनरल की, मिनरल में भी क्रिटिकल मिनरल्स जैसे कि लिथियम और दूसरे सिलिकॉन या जर्मेनियम जो भी जो ऐसी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी या सेमी कंडक्टर या माइक्रो प्रोसेसर चिप में यूज होते हैं। धीरे धीरे चाइना उन सबके ऊपर अपना कंट्रोल कर रहा है कि एक तो उनके पास अपनी लोकल माइंस है और बाकी अर्जेंटीना या ऑस्ट्रेलिया कहीं पर होगी उसको भी वो तो खरीद लेता है। तो अमेरिका ने सोचा कि हमें अपनी सप्लाई चेन सिक्योर करनी चाहिए और उसके लिए टीम बनाते हैं। तो उसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड वगैरह को इनवाइट करके बना MSP, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। अब शुरुआत में उन्होंने इंडिया को इनवाइट नहीं किया था, शायद अमेरिका को ऐसा घमंड था कि इंडिया को तो मतलब उनके पास कहाँ रिसोर्सेज है, उनको क्या आता है, ऐसा जो भी उनकी सोच थी, तो उन्होंने इंडिया को इनवाइट नहीं किया। बट अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी 2023 जून में गए तो फिर अब अमेरिका ने तुमको भी इनवाइट करते, तुमको भी मेंबर बनाते। हाँ, तो इसमें क्या समझना है? इसमें ये समझना है कि इंडिया का पावर बढ़ रहा है। कोई अगर आपको हाई टेबल पे बिठाता है क्यों? उसको लगता है आपकी वो औकात है। अमेरिका चाहता होगा कि देखो मुझे इंडिया से ये चीजें चाहिए कि आप चाइना के खिलाफ मेरे एक्स पॉइंट पे मदद करो या मेरे प्रोडक्ट्स पे आप वाई परसेंटेज टैक्स कम कर दो, क्योंकि आपके पास बहुत सारे मिडिल क्लास और एफluent फैमिली हैं जो अमेरिका के प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। और सामने ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर मोदी का तो फिर मुझे ये वाला बना के दो मेंबर, राइट? सो इट इज अ इंटरनेशनल रिलेशन, इज अ गिव एंड टेक। अगर हमारे जितने स्टेप हम ऊपर चल रहे हैं, बड़े-बड़े टेबल पे बैठ रहे हैं, इट शोज दैट इंडिया इज बिकमिंग अ सुपर पावर। तो मिनरल रिलेटेड अलायंस दो याद रखने, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप MSP जो अमेरिका का मास्टरमाइंड है, ये लिथियम वगैरह उसमें सप्लाई चेन बनानी। सामने वर्ल्ड बैंक और जापान ने मिलकर बनाया राइज, उसमें भी रिजिलिएंट सप्लाई चेन ऐसा कुछ है। उनका भी कुल मिला के बात यही है, लिथियम का सप्लाई और बाकी ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स का सप्लाई सुरक्षित। फिर चार-चार के कुछ ग्रुप चलते हैं, क्वाड, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। याद रखना कुछ तो आप समझो ये CDS और स्टेट सर्विस एग्जाम में क्या इनमें से कौन से मेंबर है, ऐसे काफी इजी क्वेश्चन आते हैं, तो वो मिस नहीं होना चाहिए। फिर अभी नया बना I2U2, तो उसमें 2 आई है, इंडिया, इजराइल और 2 यू है, यूएई और यूएसए। इससे इंडिया को क्या पॉजिटिव नेगेटिव फायदे नुकसान है वो हम समझेंगे, पर वो मीन्स का मुद्दा है जो दिवाली के बाद समझेंगे। अभी तो सिर्फ मेंबरशिप और ओरिजिन इतनी बात करें। इसके बाद इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स की मतलब कोई हद नहीं है, मैंने उसके माइंड में बना के आपके हैंडआउट में डाली और थोड़ा-थोड़ा जनरल नॉलेज का फाउंडेशन हुआ, क्या हेडक्वार्टर है, कब समिट हुआ, वो सब लिखा है। तो वो सुकून से देखना, वो माइंड में को डिकोड करके और फिर नीचे टेक्स्ट में सब उसकी चीज होगी। अब इसके बाद आप समझो मैं आपको ऊपर-ऊपर से ये सारे ग्रुप्स के बारे में एक-एक दो लाइन में बता दूंगा, बाकी हैंडआउट में दिया हुआ पढ़ के खत्म कर देना जनरल नॉलेज। सबसे पहले हम बात करें एशिया के देशों की, तो उसके कौन-कौन से ग्रुप हैं बड़े वाले? आसियान, APEC, सार्क, बिम्स्टेक, इंडियन ओशन रिम, शंघाई कोऑपरेशन वगैरह। तो थोड़ा-थोड़ा समझते हैं। आसियान जो बना बैंकॉक डिक्लेरेशन से, और उसमें ये जो कितने 10 देश लगते हैं, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया वगैरह। इनके मतलब जो समिट होगी वो किधर होगी? तो याद रखना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलता है सब, कि मान लीजिए एक जगह हुई हो इंडोनेशिया में, तो अगले साल कहाँ होगी? लाओस में। ABCD के हिसाब से क्रम में वो चलता है। मुझे ये चीज काम की नहीं लगती थी, पर अभी यूपीएससी ने जो सीडीएस या कोई एग्जाम बनाई उसमें वो ऐसा पूछा कि इसकी जो प्रेसिडेंसी है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रोके, तो ओके दैट इज द रूल। ये जो 7 देश हैं उनका आरसीपी एग्रीमेंट फेमस है। इंडिया के साथ भी अच्छे रिश्ते चाहते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि 26 जनवरी की परेड में हमने 10 देश के सभी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया था। इस जगह दूसरा एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है सार्क, 85 में बनता है। इसका हेडक्वार्टर किधर है? नेपाल के काठमांडू में। इन्होंने आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, साफ्टा, अपन वो कोई खास चल नहीं रहा है बिकॉज ऑफ द बदमाशी बाय पाकिस्तान। इन्होंने साउथ एशियन यूनिवर्सिटी दिल्ली में बनाई जहाँ इनके सब स्टूडेंट्स को एडमिशन मिले। फिर इंडिया ने सार्क सैटेलाइट लॉन्च किया कि उसमें से जो भी फ्रीक्वेंसी या बैंडविड्थ मिलेगी उसे ये जो भी ये सब सार्क कंट्रीज हैं, पाकिस्तान और अपने जितने भी पड़ोसी देश हैं, उनको टेलीमेडिसिन, एजुकेशन, बैंकिंग, वो सबकी उनको मतलब नेटवर्क चलती रहे। और भी जनरल नॉलेज वो हैंडआउट में दिया देखना। फिर है एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर किधर है? आप कहेंगे वर्ल्ड एसोसिएशन का लेते हैं, शंघाई में हेडक्वार्टर है। नहीं भाई, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में, सो रिमेंबर दैट। एससीओ में कितने मेंबर्स हैं? रशिया, चाइना, मतलब सेंट्रल एशिया और वो सब के पट्टे में आप सोचो, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेक, वो सब थे। नए मेंबर कौन ऐड हुए? इंडिया, पाकिस्तान, ये 2017 में ऐड हुए थे। अभी 2023 में जो ऑनलाइन मीटिंग हुई तो एक और ऐड हो गया, ईरान। अब इनसे अपने को क्या फायदे नुकसान है वो हम समझेंगे मेंस में, कि सप्लाई चेन, एनर्जी सिक्योरिटी, टेररिज्म के खिलाफ लड़ेंगे। क्योंकि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने टेररिज्म से लड़ने के लिए रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर यानी रेट्स बनाए उज़्बेकिस्तान में।
फिर एक क्विंगडाउ डिक्लेरेशन है, वो भी टेररिज्म के खिलाफ है वगैरह। फिर थोड़ा नीचे आते हैं तो बे ऑफ बंगाल, तो उसके लिए बीमस्टेक ग्रुप है, हालांकि वो इतना जोरदार चीज नहीं है, अपन पढ़ लेना एमसीक्यू के लिए। फिर ओशन ड्रीम वाले को इंडियन ओशन की पूरी पट्टी में जितने देश आते हैं उसका आईओआर नाम का, और उसमें हेडक्वार्टर इनका मॉरिशस के कैबिन या अपने जो भी प्रोनाउंसिएशन है वहां पर। फिर थोड़ा इस तरफ जाते हैं तो पैसिफिक वाला जो पट्टी है, एशिया पैसिफिक कोऑपरेशन यानी आपेक, जो हेडक्वार्टर में सिंगापुर में है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, लेकिन हमें मेंबर बनने की चाहत है। हालांकि चाइना वगैरह मेंबर है तो चाइना अपोज नहीं, तुम्हारा तो पैसिफिक ओशन की तरफ टच करता है, इसलिए तुम नहीं बन सकते मेंबर, बट हम चाहते हैं। और भी डिटेल्स हैं सब, वो सब जनरल नॉलेज की बात है, वो हैंड आउट में दिया, आराम से पढ़ना। तो एशिया में कौन कौन से, आसियान, आपेक, सार्क, बिम्स्टेक, ओशन रिंग, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। उससे क्या फायदे नुकसान वो इसका मतलब दिवाली में देखिए, दिवाली के बाद। अब मिडिल ईस्ट के ऐसे ग्रुप्स देखते हैं, तो देखिए एशिया के हमने देख लिया, माइनर के अंदर भी है और टेक भी उसके नीचे दी है। अब वेस्ट एशिया नॉर्थ अफ्रीका मतलब WAN है, उसमें क्या क्या है? एक तो I2U2 बना, इंडिया, इजराइल, यूएई, यूएसए। फिर एक है अफ्रीकन यूनियन, जिसमें करीब 55 कंट्री, फिर उन्होंने एक अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बनाया, उसमें 54 थे, फिर अभी बोले G20 का मेंबर बनिए, वो सब मैंने आपको बताया। मिडिल ईस्ट में और क्या, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है। फिर एक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। अब याद रखना, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मिडिल ईस्ट वाले, उसमें इंडोनेशिया भी है, क्योंकि इंडोनेशिया में भी मुस्लिम पॉपुलेशन सिग्निफिकेंट है। फिर एक आया अब्राहम अकॉर्ड्स, वो ऐसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि मैं मीडिएटर बनता हूं और मैं समझौता फ्रेंडशिप कराऊंगा यूएई, ब्रिटेन, यूएई, बहरीन और इजराइल के बीच पीस एग्रीमेंट। क्योंकि वैसे मिडिल ईस्ट के कुछ देश ऐसे हैं कि वो इजराइल को देश मानते नहीं, तो वहां पर वो अपनी एम्बेसी खोलते नहीं, कोई उनका दूतावास या वो कोई रिलेशन नहीं है, बट नहीं तुमको देश मानेंगे, तुम्हारे साथ अपने फॉरेन एम्बेसडर भेजेंगे, वी विल हैव नॉर्मल रिलेशन। तो वो सबके साथ जुड़ा है अब्राहम अकॉर्ड्स। उसके भी करीब 2-3 साल पूरे हुए, तो बीच में बहुत सारे कॉलम चलते थे। अब उसको क्या देखना चाहिए, उसको आपने वापस देखना पड़ेगा, अभी नहीं बाद में, इन द लेंस ऑफ कि इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के बाद वो दोस्ती कितनी टिकती है वगैरह वगैरह। तो आईआर के मुद्दे, उसमें भी आप समझो कोर आर्गुमेंट 5 7 10 जो है वो समझ लेने। देखिए 250 मार्क्स का यूपीएससी मेंस पेपर 2 है, जिसमें क्या आता है, पॉलिटी आता है, गवर्नेंस आता है, प्रेशर ग्रुप वगैरह, और आता है आईआर। अब आईआर कितने मार्क का आता है, तो समझो 4 क्वेश्चन होते हैं। अब उसमें हो सकता है 15-15 मार्क के 2 और 10-10 मार्क के 2, तो ये कितना हुआ, 30 20 कितना, 50 मार्क का है। तो उसको उस लेवल पे ही चाहिए, पीएचडी नहीं करनी चाहिए। द मैटर दैट इज हैविंग विद इजराइल पैलेस्टाइन और एनी अदर इशू, रशिया यूक्रेन, इट इज सीरियस कंसर्निंग, करेक्ट। पर कोर आर्गुमेंट क्या है जो आप यूज करोगे एग्जाम के लिए, हो सकता है 1 से लेके आपने करेंगे 8 आर्गुमेंट, क्योंकि रियल एग्जाम में सोचो आप 8 चीज पढ़ के गए तो आपको 5 चीज याद आएगी, तब 5 लिखोगे, खेल खत्म। तो ये स्ट्रेटेजी से काम करो। कुछ लोगों के मतलब सिलेबस ही खत्म नहीं रहता, मुझे कुछ याद नहीं रहता, पर याद इसलिए नहीं रहता क्योंकि आपका कोई लिस्ट ही नहीं है कि आप क्या करें। हाँ, तो मैं बता रहा था आपको मिडिल ईस्ट के बारे में, वो खत्म हुआ। अब हम चलते हैं साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका की तरफ। उधर 3 ग्रुप फेमस है, आर्यन कम्युनिटी, मर्कोसुर एंड कैरिकॉम। अभी कैरिकॉम में कोई ऐसा है जिसके अंदर 15 मेंबर्स हैं। एक बार यूपीएससी ने सीरीज में ऐसे पूछा कि इसमें कितने मेंबर है, 10 है, 12 है, 15 13 क्या है, और ऑप्शन एकदम क्लोज थे कि 10 12 13 15 कुछ। तो आप समझो इसमें कोई तुक्के नहीं चलेंगे। अगर वो ऐसा कहता 10 है, फिर लिखा 55 है, फिर 100 है, तो आप बोलते हैं भाई सेंट्रल अमेरिका में 100 तो देश नहीं है, तो इतने तो नहीं होंगे। तो इसको क्या करना चाहिए, इसको स्किप करना चाहिए। एब्सोल्यूट जनरल नॉलेज इसको मेमोराइज करके नहीं जा सकते। यूनाइटेड नेशन की भी अपनी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है जो इकोनॉमी के साथ जुड़ी है, कि जैसे यूएनसीटी ट्रेड को डेवलपमेंट, यूनिरो, बहुत सारी और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वीपो है, यूएनडीपी है। कुछ ऐसा है जो हम लोग पिलर 4 मैन्युफैक्चरिंग और पिलर 6 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में देखेंगे। फिर कुछ तो ऐसे हैं कि समझो वो लिस्ट पूरा तैयार करने में कौन बनेगा करोड़पति जैसा जनरल नॉलेज हो जाएगा, पर उसका कॉस्ट बेनिफिट इतना बेहतरीन दिखता नहीं। क्योंकि अगर हम पीवाईक्यू भी देखें, लेट मी गो बैक, यूपीएससी एग्जामिनर को बहुत दिल आ गया, तो कौन से पे आप देखो ना, G20 जो कि करंट अफेयर्स की चीज थी, ये 6 अलग अलग जगह पूछ लिया। उसने ये नहीं पूछा कि अच्छा यूएनसीटीएडी का फाउंडेशन ईयर और हेडक्वार्टर कहां पर है। हालांकि वो पूछ भी सकता था, पर देन इट इज बेटर टू स्किप दैट थिंग, वो मतलब लंबे हो जाते हैं। G20 में तो अनफॉरगिवेबल नहीं, करके ही जाना चाहिए, क्योंकि वो आजकल फेमस चीज है। सो यू हैव टू प्रायोरिटाइज कि मैं कितनी लड़ाइयां लड़ूंगा, सारी लड़ाई हम जीत नहीं सकते। फिर कुछ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, स्विट्जरलैंड के अंदर बैठते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट थिंक टैंक है। स्विट्जरलैंड के ही दावोस नाम के रिसोर्ट पे अपनी एनुअल समिट करते हैं, जहां पर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, टाटा जैसे, इनके 2 एनुअल रिपोर्ट मशहूर है। एक तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट जो पिलर 4 में समझेंगे, और दूसरा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो पिलर 6 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में समझेंगे। और भी जनरल नॉलेज है, वो हैंड आउट में देखना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इतना देखा, तो थोड़ी बात कर लेते हैं एक्सपोर्ट कंट्रोल ग्रुप्स। एक्सपोर्ट कंट्रोल ग्रुप्स में एक है एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। इसमें चाइना मेंबर है, इंडिया मेंबर नहीं है। इनका काम क्या है कि हमारे पास जो भी न्यूक्लियर मटेरियल और टेक्नोलॉजी है, हम दूसरे लोगों को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, सिर्फ अपने ग्रुप या गैंग के लोगों को एक्सपोर्ट करेंगे। हालांकि यूएसए, और उसमें भी उनका प्रेसिडेंट था बुश, उसने कहा कि इंडिया को एक्सेप्शन दिलाते हैं। एक कुछ उसने 1 2 3 डील करी थी, और इंडिया को इन एनएसजी ग्रुप के कंट्री से भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, रिएक्टर, सब मटेरियल मिले, सिविलियन पर्पस के लिए, इलेक्ट्रिसिटी रिसर्च बनाने के लिए मिले, ऐसा उसने सब करवाया। सो दैट इज एनएसजी। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, वो काम करता है केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन के लिए। चाइना मेंबर नहीं है, इंडिया इसका मेंबर है। तीसरा है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, ये ग्रुप सोचता है कि हमारे जो जितने मेंबर हैं उन्हीं को मिसाइल टेक्नोलॉजी देंगे, बाकी वालों को नहीं देंगे। चाइना इसका मेंबर नहीं है, इंडिया इसका मेंबर बना। चौथा है वासीनार एग्रीमेंट, जो वासीनार नेदरलैंड के अंदर कोई डिस्ट्रिक्ट या एरिया है। उनका काम है छोटे हथियार, मतलब पिस्तौल, राइफल वगैरह, एंड ड्यूअल यूज गुड्स जैसे नाइट विजन गॉगल्स, मिलिट्री पर्पस भी है, सिविलियन भी है, जैसे फॉरेस्ट गार्ड को चाहिए रात को जंगल की गश्त करने के लिए। तो उसके सबको रेगुलेट करते हैं। चाइना मेंबर नहीं, इंडिया मेंबर है। फिर बात करें ये सब में रशिया की। मैंने आपको बताया कैसे रशिया ने क्रीमिया हड़प लिया यूक्रेन से, क्योंकि उसको ब्लैक सी पे कंट्रोल करना था, वहां से उसने अपना माल एक्सपोर्ट करना था। लेकिन आप पाएंगे कि यूक्रेन खुद भी फूड का काफी बड़ा एक्सपोर्टर है, वीट कॉर्न बहुत बहुत एक्सपोर्ट करता है। तो अगर यूक्रेन अपना माल नहीं बेच पाएगा, तो पूरी इंटरनेशनल मार्केट में वीट विल बिकम वेरी एक्सपेंसिव। पाकिस्तान में गेहूं महंगा हो गया, वो बीच में आपने कुछ मीम्स या फोटो देखे, कैसे आटा लेने के लिए मोटरसाइकिल में पीछे चेज कर रहे हैं ट्रक वाले को। वो सब क्यों? आपको उनकी तो खुद की इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स है ही, बट उसमें और एग्रीवेट क्यों? यूक्रेन से जो माल आता होगा नहीं आ रहा है। यूनाइटेड नेशन के जो फूड एड प्रोग्राम होते हैं, जिसमें अफ्रीका के देशों को मुफ्त में अनाज दिया जाता है गरीबों को, वो सब भी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो इसलिए यूनाइटेड नेशन और तुर्की ने कहा कि हम लोग मांडवली कराते हैं, लेट अस डू सम मीडिएशन बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, कि देखो रशिया, ये ठीक है तुमने ये सब कंट्रोल किया, पर अगर यूक्रेन से कोई फूड ग्रेन वाले जहाज आते हैं तो तुम उसको जाने दो, उसको परेशान मत करना। शुरू में रशिया ने एग्री किया, पर फिर बाद में जो भी उसमें प्लस माइनस में रिन्यू नहीं करूंगा या मैं इसको बंद करूंगा वगैरह। दूसरा रशिया की एक और एग्रीमेंट चर्चा में, सीटीबीटी, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। सीटीबीटी ये बोलता है कि किसी भी देश ने न्यूक्लियर ब्लास्ट नहीं करना है, मिलिट्री के लिए भी नहीं, एक्सपेरिमेंट के लिए भी नहीं, प्रयोग करने के लिए कुछ मत करो। अब अमेरिका, इंडिया वगैरह ने इस पे साइन नहीं किया, या फिर यूएन में हमने बोला था देखेंगे सोचेंगे, पर असल में अपनी पार्लियामेंट में उसको हमने अप्रूव नहीं किया। तो यूएसए ने रेटिफाई नहीं किया, रशिया ने कर दिया था। पर रशिया 2023 में पुतिन क्या बोला कि भाई देखो, मतलब सपोज ही रशिया इज द बच्चन फ्रॉम जंजीर मूवी या जो भी दीवार मूवी, और ये यूनाइटेड नेशन है पुलिस वाला, तो रशिया उसको बोला कि जाओ जाके पहले तुम अमेरिका का साइन लेकर सीटीबीटी पे, फिर मैं साइन करूंगा, और मैंने पहले साइन कर दिया था तो मैं उसको डिलीट कर रहा हूं।
सो दैट इज सीटीबीटी। इसमें और भी आयाम है, वो आप एनसीईआरटी क्लास 11 12 की पॉलिटिकल साइंस की जो किताबें हैं उसमें सुकून से पढ़ना। आपका ये जो दिवाली वेकेशन है उसमें अपनी वोकेबुलरी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करने के लिए वो वैसे भी पढ़ लेना स्टोरी बुक की तरह, इट विल हेल्प यू। अमेरिका के रिलेटेड और भी डिफेंस एग्रीमेंट है, वो सब आईएनएफ ट्रीटी, न्यू स्टार ट्रीटी, ओपन स्काई ट्रीटी, वो सब हैंडआउट में दिया, थोड़ा देख लेना। आपके तुम्हारा इकोनॉमी का कोर्स है, तुम ये सब डिफेंस मिलिट्री में क्यों चलेंगे? कुछ बार क्या होता है मित्रों, आजकल खुजली मशीन को 3 4 स्टेटमेंट देने हैं, उसमें वो मिक्स एंड मैच करते हैं। एक आध स्टेटमेंट इकोनॉमी का डालते हैं, एक आध इंटरनेशनल रिलेशन और मिलिट्री टाइप का डालते हैं, फिर यू हैव टू आइडेंटिफाई, तो दोनों ही तैयार करके चलना पड़ेगा। बस तो खेल खत्म। आपको कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, वो हम करते हैं बिकॉज़ दे आर लिटिल बिट ट्रिकी। 2020 प्रीलिम्स में ये पूछा, ट्रिम्स ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, उसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करो। पहला, विदेशी निवेशकों द्वारा आयात पर मात्रात्मक पाबंदी लगाने की मनाही है, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स आर प्रोहिबिटेड। दूसरा, ये नियम वस्तु और सेवा दोनों ही क्षेत्र में लागू होते हैं, दे अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट मेजर्स रिलेटेड टू ट्रेड इन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। तीसरा, ये नियम विदेशी निवेश के नियंत्रण से नहीं जुड़े हैं, दे आर नॉट कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो इसमें आप ये तुमने इतना डिटेल में नहीं पढ़ा है, एक्सेप्ट इट, आपको जो ठीक लगे एबीसीडी आप चाहें तो ऑप्शन ई भी कर सकते हैं। हाँ, तो ट्रिम्स में आपको क्या लगता है, ट्रिम्स मतलब क्या चीज़ है? आपकी वोटिंग लाइन एंड टाइमर इट स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। पूजा, आकांक्षा, कन्हैया, रश्मि, रोहित, नितेश, श्रुति, कृष्णा, अभय, संभवी, मृणालिनी, जयमीन, अभिप्सा, शिवम, तन्नु, अथर्व, रोहित, प्रीतम, बाल गोविंद, हंसल, आदि, नोमेश, पीयूष, राघवेंद्र, टीना, संजीव, सुमन, सुचिता, ऋतिक, पवन, नूफान, सोनिया, श्रुति, दिशा, हेमंत, अंजलि, साहिल, अर्पिता, निमिष, विशाल, नवनीत और वांचो। अब ये रियल नेम है या कुछ कैरेक्टर, आई डोंट नो। हाँ, तो करीब 30% को ये लगा, करीब 40% को सी लगा। देखिए, ये यूपीएससी एग्जामिनर को एक और भी बुरी आदत है कि हर साल वो क्या करता है, 3 4 सवाल ऐसे होते हैं, चाहे इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन, आईआर ऑर्गेनाइजेशन, एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो जो भी मतलब रैंडम डाइस फेंकता होगा, ताश का पत्ता फेंका, अच्छा 25 नंबर का निकला, खोलो वो वेबसाइट और फिर उसके अबाउट अस पेज में जाए और फिर जो लिखा उसमें से 2 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट लिख करके। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन टेंड टू बी वेरी टफ, क्योंकि वो देखिए ट्रिम्स एग्रीमेंट इतना फेमस नहीं जैसे ट्रिप्स या जीडब्ल्यूटी या सैनिटरी फाइटोसैनिटरी मेजर्स या एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर जिसमें फूड सब्सिडी, एम्बर बॉक्स, वो सब चीजें मशहूर हैं। सो इट इज अ वेरी लो प्रोफाइल एग्रीमेंट, हॉट न्यूज में ये कभी होता नहीं। तो ये जो उसने पूछा, वो तो पूछे, उसके बाद उसकी वेबसाइट से जाके सॉल्व करो तो पता चले कि ये वाली चीज का जवाब आता है 1 and 3 ओनली। इन माय ओपिनियन ये सब करने नहीं बैठ सकते, इट इज बेटर टू स्किप इट। तो द आंसर इज 1 and 3, वो बराबर है, बट प्रैक्टिकल नहीं ये सब तैयार करना। कुछ लोगों ने ए टिक किया, मुझे लगता है वो सब गैस मास्टरगिरी करने बैठे। उनको ऐसा लगा कि देखो थर्ड स्टेटमेंट क्या बोला है, दे आर नॉट कंसर्न विद रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और ये जो यूट्यूब पे सब गैस मास्टर बैठे उनका फर्स्ट रूल ऐसा है कि जो भी एक्सट्रीम चीज हो वो गलत होती है, तो ये गलत होना चाहिए, बट बाय इन दिस केस इट वाज ट्रू, वो सही वाक्य था, तो इसलिए सी जवाब है। ट्रिकी क्वेश्चन। आपको जब भी सिलेबस कंप्लीट हो, अभी नहीं, 2022 और 23 के पेपर ट्राई करना, खासकर एनवायरमेंट और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड। इस बार भी ऐसा कुछ पूछा है, वो माइग्रेशन का ये वाला पैक्ट है, इसमें ये वाला होता है कि नहीं, कोचिंग वालों की खुद की आंसर की मैच नहीं होती, इंटरनेट का सीधा कोई जवाब नहीं है। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज बेटर टू स्किप। एक और आसान क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट फेवर्ड नेशन, एमएफएन, वो उसका क्या सिद्धांत है? ऑप्शन ए, देशों के बीच भेदभाव नहीं करना है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन नेशन। ऑप्शन बी, देशों के बीच भेदभाव करना है, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन नेशन। तीसरा, स्थानिक और विदेशियों के बीच व्यवहार में अंतर रखना है, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट बिटवीन लोकल एंड फॉरेनर। या ऑप्शन डी, एक समान शुल्क सभी वस्तुओं पर, यूनिफॉर्म टैरिफ या यूनिफॉर्म टैक्स अक्रॉस कमोडिटीज। मैं आपको एक हिंट देता हूं, वो शादी की बात थी कि इनवाइट किसको करना है, नहीं करना है। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन का क्या सिद्धांत है? आपकी वोटिंग लाइन और टाइमर स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। दुर्वेश, सुमन, प्रकाश, प्रिया, माधुरी, शालू, पीयूष, अनुज, अवंतिका, विशाल, अनमोल, अभिषेक, सुंदरित, विशाल, अभय, हंसल, आर्यन, बालगोविंद, आतिश, पूजा, अंकित, तिशा, मधुकर, नूफान, सुमित, तबिश, मोहित, रिया, बसरा, अविनाश, नंद, अमीश, शिवा, हर्ष, अंजलि, अर्पिता, हेमंत, अंजलि, साहिल, अर्पिता, शुभम, नंद, शिवा, बसरा, वर्षा, नवनीत, अंकिता, नंद। करेक्ट आंसर। 40% लोगों को लगा ये होना चाहिए बी, 30 को लगा ए। हाँ, तो क्या है? देखिए, कोई बात को बोलने के दो तरीके हो सकते हैं। मैं आपको कहूं कि यू विल फेल इफ यू डू नॉट स्टडी, तुम फेल हो जाओगे अगर तुम पढ़ोगे नहीं। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन को बोलने का ये भी तरीका हो सकता है, दूसरों को अपनी शादी मत बुलाना अगर वो तुम्हें अपनी शादी में नहीं बुला रहे। डू नॉट इनवाइट अदर्स इफ दे डू नॉट इनवाइट यू, जो कि हमने समझा। पर आप समझो जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट होते हैं वो ऐसी नेगेटिव टोन में वो बात नहीं करेंगे, बात तो वही करेंगे बट दे विल शुगर कोट इट, दे विल ट्राई टू स्पीक इट इन पॉजिटिव टोन। कि मैं अगर आपको ये कहूं, देखो बच्चों यू विल पास इफ यू स्टडी, तुम पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे, बात तो वही है, अपन शुगर कोटेड है कि नेगेटिव वर्ड नहीं यूज करना है। उसी तरह मोस्ट फेवर्ड नेशन जब आप असल में उसको देखो इन द डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट्स, वो क्या बोलेगा? दूसरों को अपनी शादी में बुलाना अगर उन्होंने उनकी शादी में आपको बुलाया हो। इनवाइट अदर्स इफ दे इनवाइटेड यू, इन अदर वर्ड्स डू नॉट डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव मत करना। उन्होंने बोला था आप भी उसको बुलाना, आपको भेदभाव तो करना है, चाइना ने हमको नहीं बुलाना है, बट दे विल ट्राई टू पोर्ट्रे दिस इन पॉजिटिव टोन। इसलिए इसका जवाब बनता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन नेशन, कि इंडिया शुड आइडियली ट्रीट ऑल द मेंबर्स एज बेस्ट फ्रेंड्स, और उसमें भी एलडीसी वालों को तो और बेस्ट फ्रेंड भले वो हमको ट्रीट ना करे, वो सब करो। तो जिनको बी लगा वो भी सही लगा है, उसमें कुछ गलत नहीं है, बट वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट में टोन नहीं होता, टोन होता है ए टाइप का। डू नॉट डिस्क्रिमिनेट विद अदर्स, इनवाइट देम इन योर वेडिंग इफ दे इनवाइटेड यू। और एलडीसी तो ऐसे है कि उन्होंने भले इनवाइट ना भी किया, लिस्ट डेवलप करने को तो बहुत गरीब है, तो उनको तो खास अपनी दावत पे बुलाना है। क्या? तो ये हुआ इंटरनेशनल ट्रेड वाला अपना खेल खत्म हो गया। जो हैंडआउट में बाकी बहुत सारा जनरल नॉलेज आपका होमवर्क है। हाँ, तो अब आगे का कार्यक्रम क्या है? देखिए, वी आर हियर, ये सब प्रीलिम वाला अपना पीसीबी 10 चल रहा है। इसमें अब हम पॉज ले रहे हैं, दिसंबर 1 को वापस मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं किधर जा रहा हूँ, हम लोग थर्सडे वापस ही मिलेंगे, पर वो कोर्स अलग होगा। इकोनॉमी फॉर मेन, जिसको मैं तो क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम नंबर 3, मतलब वो तीसरी बार में कर रहा हूँ। पहले मैं दोनों चीज साथ पढ़ा था, जस्ट अ मिनट, एक मिनट। कुछ लोग ये सोचेंगे कि देखो तुम पीसीबी 10 बोले मतलब तुमने 10 बार प्रीलिम का पढ़ा है, और तुम बोले मेंस क्यूबी 3 मतलब तुमने 3 बार मेंस का पढ़ा है। ऐसा क्यों है? मतलब 10 बार मेंस का क्यों नहीं पढ़ा है? पहले मैं कंबाइन पढ़ा था, अब तो आई थिंक पीसीबी 7। लेकिन उसमें तकलीफ क्या है? सपोज ये साइज हो
सपोज इतनी साइज प्रीलिम के हैंड आउट की, अब मैं मेंस का कंबाइन पढ़ाऊं तो क्या होगा, ये इतना और ऐड हो जाएगा, तो दिस बिकम्स वेरी थिक। अब थिकनेस में तकलीफ ये आएगी कि जब आप प्रीलिम की अगली रात को रिवाइज करना है तो आपको इतना सब देखना पड़े, उसमें थोड़े पढ़ने प्रीलिम के थोड़े मेंस के तो मजा नहीं आता था। अब क्या दोनों सेपरेट, ताकि प्रीलिम्स की पिछली रात को सिर्फ ये देखना, मेंस की पिछली रात को सिर्फ ये देखना। और उसी तरह उस कारण से कोर्स भी अलग कर दी कि सपोज आपने अभी तो पढ़ लिया, आप रिवाइज करें फिर मजा नहीं आ रहा, मतलब कि जीएसटी मुझे फिर देखना है, तो कंबाइन अगर मान लीजिए 150 आवर्स होते तो आपको शफल करने में अच्छा कौन से वीडियो में ये बात करी, कौन से में इट टेक्स टाइम। तो प्रीलिम की पूरी कोर्स या प्लेलिस्ट अलग है, मेंस की अलग पूरी प्लेलिस्ट या कोर्स अलग है, इसी को एक्स्ट्रा फी नहीं, नेटफ्लिक्स जैसा आपके सब्सक्रिप्शन का हिस्सा है। तो मतलब हम लोग थर्सडे मिलेंगे, पर वो अलग जगह मिलेंगे जो ये क्यूपी वाला है। अब ये सब है किधर, unacademy.com/ और उसमें @munal.com, उसमें जाना और उसमें क्लिक करना आपको मिल जाएगा। हाँ तो देखिए, पिलर 1 मनी बैंकिंग फाइनेंस बजट टैक्सेशन इंटरनेशनल ट्रेड, इसका प्रीलिम हमने खत्म कर दिया पढ़ाई। टीचर्स डे 5 सितंबर से लेके 10 नवंबर आज मैं इसको खत्म करता हूँ। इसमें भी अपडेट्स आएंगे तो वो तो फ्री में हो जाएंगे 24 सीरीज वाइज। अब जो हम लोग मिलेंगे नवंबर 16 या थर्सडे जो भी है से लेके 26 तारीख तक मेंस के पिलर 1 2 3 खत्म करेंगे। जिनका भी बैकलॉग है तो भाई ये सब पढ़ के आना, ये सारी चीजें, क्योंकि उधर फिर एडवांस लेवल की बातें होंगी। अब आपको प्रोटेक्शनिज्म या ट्रेड वो रही क्या है वो पता नहीं, तो फिर मैं जो बात करूँ वो सब सबसे ऊपर है, या करेंसी एक्सचेंज में मैं एडवांस लेवल की जो बात करूँ सबसे ऊपर। प्लीज फिनिश द बैकलॉग्स। तो नवंबर बाकी अब मेंस के नाम हुआ, फिर दिसंबर में मिलेंगे तो प्रीलिम का वापस पढ़ेंगे, पिलर 4 5 6 प्रीलिम्स के, और साथ ही साथ उसके पैरेलल हर दूसरे दूसरे हफ्ते पे मेंस के उसके क्लास होंगे पर पिलर 4 5 6। तो ऐसा करके समझो जनवरी एंड तक प्रीलिम एंड मेंस इकोनॉमी ओवर। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद विन 24 पर फ्री अपडेट्स ऑफ बजट इकोनॉमिक सर्वे, फिर जून महीने या जुलाई से आप मेंस की तैयारी करना। उसमें नए जो भी अपडेट्स होंगे कोई खास होंगे नहीं, आपके पास सब्सक्रिप्शन बचा हो तो देख लेना, अदरवाइज इसके बाद अब जो आए वो मेंस वाला कोर्स देखने की बहुत जरूरत होनी नहीं चाहिए। क्यूईपी 3 हुआ, अब समझो क्यूईपी 4 भी आएगा ना कभी, प्रोबेबली इन द मंथ ऑफ जून जुलाई। बट अभी खत्म कर दो तो फिर वापस उसमें आप समझो प्रीलिम में नए जनरल नॉलेज ऐड होते हैं। मेंस में जो बर्निंग इशू है अब जैसे कि ये ट्रेड एग्रीमेंट्स है, तो उसमें जो भी चीजें अगर आपको 8 चीजें आती है, 5 लिखनी है, अब मैं 9वीं चीज भी उसमें ऐड कर सकता हूं जनरल नॉलेज की, ये आई विल डू दैट। पर वो नहीं भी जानते तो भी वर्ड लिमिट तो 250 वर्ड्स में लिखना था, आप लिख पाओगे। ऑलराइट, तो दिस इज वन थिंग। बाकी क्या बोलते हैं, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो वन। दिवाली वेकेशन के नाम पे जो थोड़ी बहुत छुट्टी मिली, वीडियो गेम में भी पूरी कर सकते हैं, वेब सीरीज में भी पूरी कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई में भी पूरी कर सकते हैं। तो ऑप्टिमल टाइम यूटिलाइजेशन, ऑफ कोर्स थोड़ा माइंड और ब्रेन और बॉडी को रिलैक्सेशन मिले, वो भी ऑब्जेक्टिव होता है फेस्टिवल का, उसको किया जाए। पर पढ़ाई भी जितनी बैकलॉग है उसको कंप्लीट करो। टारगेट मैं पहले भी बता चुका हूं, पर वो स्पार्क फिर से देखना जरूरी है। दिसंबर तक ऑप्शनल खत्म होना चाहिए, फिर या मार्च तक जो भी अपना जीएस खत्म हो जाना चाहिए, ताकि बाद में उसके सब रिवीजन और टेस्ट सीरीज वो आप अप्रैल और मई महीने के अंदर कर सको। अगर ये सब नहीं हो रहा है तो फिर समझो कि बिकम्स डिफिकल्ट टू गिव जस्टिस टू 2024, फिर 2025 की साइकिल पकड़नी पड़े। बट वो दूर मत उसको, द लॉन्गर यू पुट इट देयर आपके वेरिएबल बढ़ जाते हैं। बीच में मतलब फादर रिटायर हो रहे हैं, अब खुद से नौकरी करने की प्रेशर है, घर वालों की प्रेशर है, शादी करो या एक्स वाई जेड में पोस्ट ग्रेजुएशन करो कि नहीं, अच्छा मैं स्टेट सर्विस का एग्जाम देता हूं, फिर वो दिया, फिर एक स्टेज में पास हुआ तो मुझे लगता है मैं उधर ही बन जाऊंगा, फिर सेकंड स्टेज में रिजल्ट डिले हो गया, से लेके बात है तो नजदीक जो है उसको खत्म करने की कोशिश की जाए। बहुत सारे लोग मुझे ये पूछते हैं कि मैं अभी कॉलेज में हूँ और मैं क्या करूँ। मैं आंसर मतलब क्या मैं अब सपोज फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल सपोज बीएससी किया और ये मान लो खत्म हो रहा है मई महीने में, तो क्या मैं एमएससी ज्वाइन करूं कि नहीं वगैरह, ऐसे भी लोगों के डाउट आते हैं। अब वो तो इस पे डिपेंड करना है वो जो कोर्स है उसमें कितनी पढ़ाई करनी होती है, कितनी आपकी कॉलेज अटेंडेंस स्ट्रिक्टनेस है वगैरह। पर्सनली आई फील कि अगर आपकी फैमिली आपको फुल सपोर्ट कर रही है तो एक अटेम्प्ट फुल डेडिकेशन के साथ दे देना चाहिए। फिर अगर आप फेल हो गए तो फिर ये सब में जाना चाहिए जो भी पीजी वगैरह, वरना 2-3 घोड़े में सवारी करने में एक भी जगह आप फुल्ली चीजों को यूज नहीं कर पाते। सपोज ये अपना सब्सक्रिप्शन ही है, इफ यू आर कंटीन्यूअसली ऑक्यूपाइड इन सम जॉब और सम कॉलेज, तो आप 100% सारे कोर्स को जो देके जो मजे और मतलब एब्जॉर्ब करना, यू कैन नॉट डू दैट। तो फुल अटेम्प्ट अगर आप एक दे सकते हैं तो दे दो, नहीं हो रहा है तो भी फिर टाइम ठीक से मैनेज करो। आगे के कार्यक्रम में वेडनेसडे को टेस्ट होगी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, तो दैट विल बी आई थिंक 15 ऑफ नवंबर। उसके बाद 16 को मैं बता मीन्स के लिए मिलेंगे गुरुवार शाम 7 बजे तक उसका मैं हैंडआउट अपलोड कर दूंगा। आप लोगों ने मुझे गूगल फॉर्म से प्रश्न पूछे, उसमें से कुछ मैं ये करता हूँ सैटरडे नाइट तक अपलोड करूंगा, जो बच जाएंगे तो फिर मैं उसको वेडनेसडे वाली साइकिल में ले लूंगा। तो नीड नॉट वरी, मैं इधर ही हूं, आई विल कंप्लीट दैट। तो बस ये कार्यक्रम है। आई थिंक 2-3 अभी देयर आर 4 मिनट्स लेफ्ट। किसी को कोई पूछना तो पूछ लो, वैसे तो मैं गूगल फॉर्म से जवाब दे देता हूं, बट नहीं जस्ट अ मिनट, इन्होंने पूछ लिया। अमित की थैंक यू, वेलकम। राज ने भी थैंक यू। रवि का प्रश्न लेते हैं, सब लोग मत पूछना कि उतने में ले भी नहीं पाऊंगा, तो गूगल फॉर्म से ये तो अभी 3-4 मिनट बचते हैं, लेट मी फिनिश दिस। रवि भाई का पूछना है कि 2022 का मैं प्रीलिम और मेंस का मैं कर चुका हूं, इसे फिर से करूं क्योंकि ईयर बाय ईयर एलिमिनेशन वाला ही दिया था सिस्टम, तो उन्हीं के नोट्स का रिवीजन करूं या फिर ज्वाइन करूं नया बैच। देखिए पुराने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको मैं क्या बोलना चाहता हूं, जो 2024 में मेरी फ्री सीरीज आएगी फरवरी में, उसको देख लो। ये सब आपके पास आईफोन 13 है मान लो, और ये भी आईफोन जो भी 15, आपको नया नहीं लेना है, आपने सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट, नीड नॉट सिट हियर। बाकी सब्जेक्ट कंप्लीट करो, सीसेट कंप्लीट करो, वो भी हो गया है, और मैं मान के चलो 2022 से तैयारी करें तो उसका सब कुछ ज्यादातर पढ़ ही चुका है, तो बाकी भी जो एग्जाम आप दे रहे हैं स्टेट सर्विस या बैंकिंग सर्विस, उसका यूज द टाइम देयर। भूपेंद्र फरवरी में नया प्रीलिम का कोर्स आएगा। देखिए वो तो दुकान लेके बैठे तो कोर्स तो आते रहेंगे, पर आप अभी इधर बैठे इधर निपटा के चलो, इज माय एडवाइस। साल में मैं 3 बार कुछ कोर्स लॉन्च करता हूं, एक होता है फरवरी में वो प्रीलिम का, फिर जून महीने में मान लो मेंस का, फिर मान लीजिए सितंबर के अंदर वापस प्रीलिम का, फिर वापस समझो कि नवंबर वगैरह के अंदर मेंस का, ऐसे कुछ वो तो पिंग पोंग साइकिल चलती है। आपने जब लिया तो उसको नहीं, अभी सितंबर से आप बैठो तो ये वाली साइकिल में खत्म कर दो ना, ये जो अभी चल रहा है पीसीबी 10 और ये चल रहा है ये मेंस का जो आएगा क्यूपी। जितना लेट करोगे तो उसका मतलब आप समझो रिवीजन उतना आपका लेट हो जाएगा, या फिर उतना टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि मई महीने में परीक्षा देनी है। अगर आप 2025 की तैयारी करें देन ओके यू कैन कम, नो प्रॉब्लम, बट अगर नजदीक की टारगेट है तो जल्दी खत्म करो बेहतर है। बाकी सब लोगों ने हैप्पी दिवाली, हंसल, सुचिता एंड अदर्स, सौरभ। प्रीलिम के लिए क्वेश्चन किधर से प्रैक्टिस करें, सबसे पहले चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज चीजों को निपटाओ, फिर पीवाईक्यू देखो। पीवाईक्यू भी आप ये सर्च करो यूपीएससी अनअकैडमी डाउनलोड, ऐसा करोगे तो फिर एक आपको पेज मिलेगा जहां पर आपको 2 पीडीएफ फाइल मिलती है, एक प्रीलिम के टॉपिक वाइज पेपर सेट, एक मेंस के टॉपिक वाइज पेपर सेट, तो वो सबसे पहले कंप्लीट करो। उसके बाद जो भी मॉक टेस्ट चलते हैं अनअकैडमी में उसको दे सकते हैं। कुछ लोगों को ऐसा है कि नहीं हमें बहुत पैसा है हमारे पास, हमको और पैसे खर्च करने, हम और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। मैं उन सबको ये कहना चाहता हूं, आप देखो जितने बड़े इंस्टीट्यूट हैं दे विल डू सम ऑफलाइन एंड ऑनलाइन टेस्ट इंक्लूडिंग फुल लेंथ टेस्ट, मतलब 100 क्वेश्चन वाली। तो फॉर एग्जांपल सपोज वाजीराम ऐसी 1-2 जो फ्री टेस्ट करा दे, जो विजन ऐसी 1-2 फ्री टेस्ट करा दे, मान लीजिए दृष्टि ऐसी 1-2 फ्री टेस्ट करा दे, ठीक है 3-3 और अनअकैडमी कराया ऐसा तो और हम 3 लिख देते। तो दीज आर 12 फुल लेंथ टेस्ट बराबर 100 क्वेश्चन की, हर एक आपके 2-2 घंटे मांगेंगे। तो आप जब रिवीजन या जब आप अप्रैल में जून महीने तक पहुंचोगे उतना टाइम ही नहीं बचता कि आप इतनी सारी टेस्ट दे सको। तो मतलब एक्स्ट्रा पैसा देके हम और इंस्टीट्यूट की सब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, वो सब दिल बहलाने की बात है, वो सब 19-20 का ही फर्क है। तो टेक बेनिफिट ऑफ, क्योंकि अनअकैडमी में आपकी जो टेस्ट सीरीज चलती है उसका कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं, उसको पहले एंजॉय करो, फिर बचता है तो आप उसे कर सकते हैं।
लक्ष्मीकांत, हाउ मेनी क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट इन प्रीलिम? पहले ऐसा था कि सपोज 100 क्वेश्चन है, कुछ लोग 90 क्वेश्चन भी तुक्के से अटेम्प्ट कर लेते, आधा अधूरा भी पता तो भी नहीं ये होगा करके निपटाते, एंड येट दे वुड क्लियर। पर वो जमाना अलग था, मे बी 2016। आजकल ऐसा है कि 100 के अंदर से बुक में से मुश्किल से 40 जवाब मिलते हैं, और अब एलिमिनेशन और ये सब लॉजिकल सीक्वेंस करे मे बी 60 तक पहुंच सकते हैं। बाकी 40 ऐसे या तो स्किप करो या कुछ और उसमें मतलब थोड़ी और खींच लिए, शायद 70 हो जाए। तो बहुत ज्यादा टिक करने में मजा नहीं, आपकी एक्यूरेसी खराब होती है। एक्यूरेसी खराब होती है तो नेगेटिव स्कोर में चला जाता है। ये ऐसी चीजें आपको कब समझ आएगी, सिलेबस फिनिश करो 2022 और 23 के पेपर घर पे ट्राई करो, तो खुद में खुद आपको पता चले भाई ज्यादा टिक करने पर एक्यूरेसी खराब हो जाती है, नेगेटिव में हमारे स्कोर भी करते हैं। और भी सवाल है, नीड नॉट वरी, आप मुझे गूगल फॉर्म में पूछ लेना जो चैट बॉक्स के टॉप सेक्शन में। फिर सैटरडे और अगले वेडनेसडे को मैं उसके बनाते रहूंगा। मिलते हैं, और बेस्ट विशेस, बेस्ट दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और खास तो मैं कहना चाहूँ बैकलॉग खत्म करके डेडलाइन लेके चलो, अदरवाइज थिंग्स विल बिकम टफ। बेस्ट विशेस, हैप्पी दिवाली।